ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका पेज और बिजनेस मैनेजर वो एजेंसी के पास है और वो आज भी अपनी ऑनरशिप, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पता है, आपने देखा दराज पर 2.5 लाख के करीब ऑर्डर प्रोसेस किए हैं। ये वक्त बहुत दूर है, रिटारगेटिंग वाला तो है ही। मेटा ने एज्यूम किया हुआ है कि ये आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है। आप नहीं देते, वो कैंपेन नहीं रन करता। मेटा भी अब यही कह रहा है कि एक यूजर को बार बार परचेज कैसे करवाना है, इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है। तीनों में बजट डिवीजन आप सबसे पहले कैसे करते हैं और किस बेस के ऊपर करते हैं? सोशल मीडिया जो है इसकी बात करें तो उस पर तो नो डाउट मेटा लीड कर रहा है। सिक्योरिटी गैजेट्स हैं, मैं उसको जाके इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू कर, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस तरह की लीड्स वहाँ से मिलेंगी। अभी तक जिस भी कंपनी पे गया होता, गुलैबत हो गया, मास्टर मल्टीफोब हो गया, TCS हो गया, 24 आवर्स और PK हो गया, ठीक है, एक दिन 40 रुपये आया, एक दिन 30 रुपये, एक दिन 21 रुपये, एक दिन 101 रुपये आया। सुबह में उठ के आया तो वो कैंपेन बंद थी। ₹100 की एक सिंगल प्रोडक्ट बिकती थी, अब हमने उसको बगल कर दिया। मेटा की तरफ से रिकमेंडेड है वो ये है कि 15 से 20 क्रिएटिव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद काजी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मोहब्बत आपने ई कॉमर्स बैठक को इससे पहले दी है। 5 एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं, एक के बाद एक प्यार मिलता रहा और ये हम लोगों को हौसला देता है। आप लोगों के कमेंट स्पेशली हौसला देते हैं कि हम इसको आगे जो है ना बढ़ाएं, ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाएं और अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आएँ। और बहुत सारे टॉपिक्स आपके कमेंट्स में आ भी रहे थे। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें भी हम सोच रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे सुनने को भी मिलेंगी। आज उमर मुबीन सिंगापुर से वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन सिंगापुर में मेटा के ऑफिस गई, टिकटॉक के ऑफिस गई, गूगल के ऑफिस गई और बहुत सारे और ई कॉमर्स की जो लॉबिंग करके आए हैं। ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स भी आ रहे हैं 8 नवंबर को निशात होटल के अंदर, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से ई कॉमर्स कंपनीज ना सिर्फ आएंगी, वहाँ पे जो अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे और इसके साथ साथ फैशन शो भी होगा। तो आज हम चलते हैं जी, आज का टॉपिक हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रखा है मेटा एड्स के ऊपर। आज का टॉपिक पार्टिकुलरली मेटा एड्स होगा। जब हम ये सोच रहे थे मेटा एड्स के टॉपिक के बारे में, तो हम ये सोच रहे थे यार इस पे कम से कम मुझे लगता है को 5-6 बैठक हमें करनी पड़ेंगी, ये इतना वसी तर टॉपिक है। लेकिन आज करने का मकसद ये है कि जो रिसेंट अपडेट एंड्रोमेडा की आई है उस पर भी थोड़ी सी हम डिस्कशन करें, क्या चेंजेस होने जा रही हैं, क्या अभी तक आप लोगों का वैसे फेसबुक जिस तरह हिल रहा होगा तो आप लोग भी ये दर्द महसूस कर चुके होंगे, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले उमर भाई मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि फेसबुक पे मेटा एड्स पे अगर हमने जब स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप क्या है? पेज क्रिएशन है, पिक्सल क्या होता है, कैपी किसे कहते हैं और किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करके हम मेटा एड्स की तरफ जा सकते हैं? जी थैंक यू अदर भाई, शुक्रिया। देखिए बेसिकली मेटा आपका इस टाइम एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास ऑडियंस ज़्यादा है वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे आपके पास सेलर्स और बायर्स ज़्यादा है। तो आपको अपने ब्रांड को सबसे पहले मेटा के ऊपर एक ऑडियंस गेन करनी है और जिसको बेसिकली आप ब्रांड बिल्डिंग कहते हो, ठीक है, कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो। अब पिक्सल इज़ अ कोड, जो कोड आपके फेसबुक और आपकी वेबसाइट के बीच का एक ब्रिज है, ठीक है, और उस कोड के अंदर आपका सारा डाटा है, उस पिक्सल के अंदर आपका सारा डाटा है। आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या बाय कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उस पिक्सल के अंदर है जो कि आपकी वेबसाइट से डाटा को उठा के फेसबुक को फीड करता है। अब उसकी फीडिंग के फेसबुक के अपने पैरामीटर्स हैं। फेसबुक जानना चाहता है कौन से बायर्स उनकी प्रोफाइल किया, ताकि वो दूसरे एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजिंग को इन्हांस कर सके या अपनी टारगेटिंग को और बेहतर कर सके। हमारे लिए उसका फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास एक ऑडियंस क्रिएशन हो जाती है, ठीक है, कि लेट्स सपोज मेरे पास पिछले 6 महीने में ये लोग थे एड्स देखने वाले, ठीक है, ये लोग थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ये लोग थे जिन्होंने बाय किया, ठीक है, तो उनको रिटारगेट करना है, उनको दोबारा ऐड दिखाने, तो ये वाली एक्टिविटीज़ हम अपने पिक्सल के थ्रू करते हैं। तो पिक्सल की लर्निंग एक सेगमेंट हम यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमने अपने पिक्सल को पॉपुलेट करना है और पिक्सल की लर्निंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। पिक्सल की लर्निंग के लिए क्या है कि देखें आपके पास ब्रॉड ऑडियंस है, और पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस है आपके पास। अब आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, उसका बायर कौन होगा, वो कहाँ बैठा होगा, उसकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पिक्सल को पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऐड चलाते हो, ठीक है, जिस ऐड को सर्व हो रहा है उस पर क्या इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, उसके ऊपर क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अब वो सारी चीज़ें पिक्सल में सेव हो रही हैं और उसकी बेस के ऊपर आपकी न्यू जो लर्निंग बिल्डअप हो रही है और न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिछले 4 दिन में ऐड चलाया और मैंने ऑल पाकिस्तान में ऐड चलाया, मुझे लाहौर से ऑर्डर आई, ठीक है, एक छोटी सी जस्ट वन एग्जाम्पल। अब फेसबुक को पता चले इस प्रोडक्ट के बायर लाहौर में है, अब उसने अपना नेक्स्ट डे का जो बजट एलोकेशन है वो 80% 90% लाहौर में सर्व करेगा, क्योंकि उसके पास एक रिकॉर्ड है, लाहौर से लोग विजिट कर रहे हैं या लाहौर के लोग इस ऐड में, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
तो ये आपके लर्निंग कर्व्स डिफरेंट डेवलप होते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डेवलप होते हैं। तो इन शॉर्ट आपका पिक्सल और इसकी रीटारगेटिंग और मार्केटिंग और आपके जो बिहेवियर्स हैं वो इस तरीके से नोट डाउन किए जाते हैं। अच्छा, एक लेमैन आदमी है लेट्स सपोज, तो वो फर्स्ट टाइम आया, वो मेटा के ऐड लगाना चाह रहा है और उसको पता चल गया जी मेटा इज अ गुड प्लेटफॉर्म, तो क्या पहले स्टेप्स क्या हैं? मतलब पेज होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, वो जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप्स आप बता दें। ये स्टेप्स हैदर भाई अब आई थिंक नेसेसिटी हैं ये, ऑब्वियसली यार हर बंदे को इतनी एजुकेशन हो चुकी है कि यार मैं अगर ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, मेरे पास फेसबुक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस सूट मैंने क्रिएट करना है, मुझे अपनी डोमेन मेटा के ऊपर वेरीफाई करनी है, अपने पिक्सल को अटैच करना है। ये आपके बेसिक हैं। एडवांस वाली चीज़ों के ऊपर जाए तो जो आपकी कन्वर्जन एपीआई है उसकी इंटीग्रेशन और जो फनल क्रिएशन, एडवांस लेवल ऑफ पिक्सल हो गया। अच्छा, उमर भाई ये सवाल मेरा करने का मकसद इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका पेज और बिजनेस मैनेजर वो किसी क्लाइंट मतलब किसी एजेंसी के पास है और वो आज भी अपनी ऑनरशिप, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पता है, आपने देखा भी है, रिटेल ब्रांड्स, फैशन रिटेल ब्रांड्स, उनके पेजेस एजेंसीज के पास है और वो वापस लेने के लिए उनको जो है ना बड़ी तगोदो करनी पड़ी है। तो ये क्यों इतना जरूरी है कि आपको अपने एसेट्स जो हैं वो आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रखने हैं? देखिए हैदर भाई, ये बहुत सारे केसेस एसोसिएशन के पास भी आए, बहुत सारे पेजेस को हमने रिकवर भी करवा के दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ एजेंसी के ऊपर आप बात नहीं डाल सकते हो। आप एजेंसी के पास जो उनका पेज नहीं दे रहे, वो कहते हैं मेरे 6 महीने का बिल नहीं दे रहे। तो ये दोनों साइडों के ऊपर चीज़ें होती हैं। हम हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, जितने भी स्पेसिफिकली ब्रांड ऑनर्स से बात मुलाकात होती है, तो उनको कहते हैं आपको एक सिंपल सी एजुकेशन या एक सिंपल सी चीज़ हम जो बताएंगे वो ये है कि यार अपने एसेट्स की हिफाजत आपने खुद करनी है। सही। आप एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यार वो नहीं दे रहे, आपने उनको राइट्स क्यों दिए, आपने उनको एडमिन में क्यों ऐड किया और अपने आप को क्यों रिमूव करवाया कि वो आज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप किसी को ब्लेम नहीं करो कि यार वो एजेंसी ले गई या वो चीज़ें हो गई, आपने क्यों राइट्स दिए उसको। ब्रांड ओनर से बात चल रही है तो हमारे पास एक हाँ, ब्रांड ओनर भी है, brand owner भी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी उनको करवाएं और उनसे पूछें कि उनके लिए मेटा एड्स कितने ज़रूरी हैं। अच्छा, एक हमने आप लोगों के सबके साथ ऑन अपने इस वीडियोस में भी और कमेंट्स पे भी बात की कि यार इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कोई भी हमारे साथ आके बैठना चाहता है तो वो आके बैठ सकते हैं। मैं पर्सनली इनको नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले हमारी फेसबुक के ऊपर इन्होंने कमेंट वगैरह किए थे, मैसेज किए थे, ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से इन्होंने हमें गालियाँ दी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर गालियाँ देने वाले भी हैं उनके ऊपर भी आएंगे तो नहीं, वो बुरी चीज़, लोग नेगेटिव चीज़ भी करते हैं। तो एक वीडियो के ऊपर बात की थी, खैर एक क्लैरिफिकेशन भी, लास्ट टाइम जो मेरे से वो मुंह से निकल गया था वो 40% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और मार्केटिंग स्पेंड था, वो 40% नहीं था, वो 40% प्रोडक्शन और वो डिफरेंट नंबर कुछ और था, तो वो गलत एक कोट हो गया था कि खैर अभी किसी ने पकड़ा नहीं है। अच्छा, वो इंटरनल टीम ने पकड़ा था, वो एडिटर ने पकड़ा था जो वीडियो एडिट कर रहा था, तो वो एक गलत नंबर था, ठीक है, और वो नंबर इज लेस देन 5%। जो मार्केटिंग स्पेंड है इन ब्रांड्स का वो लेस देन 5% है। और अगर इसकी डिवीजन करेंगे एप्पल वाले आईफोन पे, आईपैड पे, मैक के ऊपर, इनके ऊपर कितना स्पेंड करते हैं और उनकी अलग अलग को देखें तो वो और कम नंबर भी आता है, ठीक है। तो खैर वो चीज़ थी। और दूसरी एक और चीज़ थी कि लोग SEO के बारे में, या वो जहांगीर भाई की एक वीडियो पे कुछ थे, तो जो शॉपिफाई से जहांगीर भाई जिस ब्रांड को चला रहे हैं उससे जो अवार्ड मिला, तो यहाँ पे उसकी अगर तस्वीर, हम सिर्फ तस्वीर दिखा दें तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यार ये बंदा कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है और ये इसकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स को शॉपिफाई ने अवार्ड दिया है, ठीक है, कि आपके कितने लाख शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर्स हैं, आपने तो देखे ठीक है। हमने तो देखे भी हैं। और तो वो चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं ना, ये इनकी अपनी प्रोफाइल है, अपनी एक वर्किंग है, और जिसको यहाँ के लोग नहीं, इवन शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म अप्रिशिएट कर रहा है, वो तस्दीक कर रहा है इस चीज़ की, ठीक है, कि यार ये इनकी वर्थ और इनकी वैल्यू ही है। अच्छा, तो जाफ़र खान साहब हैं हमारे साथ, इन्होंने तारीफ़ भी की, थोड़ी सी बैठक की और फिर कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा यार आप आके हमारे साथ बैठो। और ये माशाल्लाह अपना एक ब्रांड रन कर रही हैं। इससे पहले इन्होंने दराज के ऊपर टॉप सेलर रहे हैं, दराज के ऊपर बहुत टाइम तक। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में खुद भी आप बताइएगा और फिर हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैंने आपकी एक वीडियो देखी तो मैंने इनको अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा माशाल्लाह से जिस तरह से आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो कोर डिस्कशन है ना वो कोई नहीं कर रहा होता मार्केटिंग को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके, तो आपको सारे बस वही ऊपर वाली चीज़ें बता रहा होता कि इतनी सेल है, ये सारा कुछ है। तो कोर डिस्कशन जो मुझे थी वो यही मुझे सुनने को मिली, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो दूसरा ये जो अभी आप एक बात कर रहे थे कि एक्सेस की, तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी हुई है। बड़ा ज़रूरी है आपको ये पता होना कि आपके जो एक्सेस है कहाँ से रिमूव होने हैं, कहाँ से नहीं होने, कहाँ से आपको देने चाहिए, कहाँ से नहीं देने चाहिए। तो हमने जब ब्रांड स्टार्ट किया था तो हम एक एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, एजेंसी का खैर नाम नहीं लूँगा। तो हुआ ये था कि फिर हमें एजेंसी स्विच करनी पड़ी जब हमारा थोड़ा सा स्केलेबिलिटी की तरफ आ रहे थे हम। तो हमें एक चीज़ का नहीं था पता, पार्टनर एक्सेस का। आप लोगों को आइडिया होगा,
हमने उनके एक्सेस रिमूव कर दिया, पार्टनर एक्सेस नहीं रिमूव किया। तो खैर जब हमने एजेंसी चेंज की और फिर उसके बाद जब हम दोबारा हमारे एड्स रन हो गए तो कुछ 1 महीने बाद तो माशाल्लाह सेल्स भी काफ़ी अच्छी, जो उन्होंने एड्स रन किए थे। तो एक दफ़ा मुझे कॉल आती है मेरी जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था कि आपके कुछ एड्स डिलीट हो गए हैं और वो आपको पता वो रिकवर भी नहीं होते वापस। तो मैंने जब पता किया तो पता चला, जब हमने उसको वो हिस्ट्री में देखा तो उन्होंने ही डिलीट किए हुए थे। मैंने एक्सेस रिमूव कर दिया था, आपने ना इसकी पार्टनर एक्सेस रिमूव नहीं की। तो वो वाली जो आपकी बात है कि आपको बहुत ज़रूरी होना चाहिए, एक ब्रांड ओनर है जो भी है उसको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्सेस कहाँ पर है, किसके पास है। तो उसके सारा जो आप एट द एंड ऑफ द डे आप रिस्पॉन्सिबल है उसके, कि अगर आपने रिमूव नहीं किया तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। और मसला यही है ना, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अपने बिजनेस मैनेजर्स नहीं बने हुए, अपने पेजेस की एक्सेस नहीं है, आप कितने वल्नरेबल हैं। इवन बड़े बड़े ब्रांड्स यार, उमर भाई $10,000 उन्होंने मांगे और उन्होंने दिए हैं अपने पेजेस को रिकवर करने के लिए। तो ये बिल्कुल एक जो है ना मैटर है। जहांगीर, मैं तुमसे भी पूछना चाहूँगा, उमर भाई ने इतनी अच्छी बात की और हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल बैठी हुई है कि जिसने यार हमारी ये बैठक देखी है, सराहा है, बहुत अच्छे कमेंट था। यकीन माने इतना प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है ना, इतनी रीच आ रही है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि यार ये हमें और हौसला देती है। यकीन मानो यहाँ पे आके बैठना, अभी उमर भाई को पता है कि हम कितना किस तरह से काम, मतलब सारा दिन पहले ऑफिस में जाना, काम करना, देन यहाँ पे आके बैठना सिर्फ आप लोगों के लिए। और वो आपके कमेंट्स, आपने कमेंट्स में कंजूसी नहीं करनी, तारीफ करते हुए कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करना कितनी बड़ी एक मुसीबत होती है। लेकिन दूसरी चीज़ अच्छी है कि जिस तरह आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठी है, अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं ई कॉमर्स बैठक के अंदर तो आपने नीचे कमेंट करना है, आपसे हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको भी इंशाल्लाह फीचर करेंगे। तो जहांगीर, मैं बता रहा था इस कमेंट से ही रिलेटेड, जिस तरह भाई ने भी बताया है, तो तुम्हारे पास इंटरनेशनल मैसेजेस आ रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में भी जरा बताओ। तो एसईओ से रिलेटेड ही मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया ट्रेडकी से। ट्रेडकी के अंदर जो मेरा लीड था शहरियार, आजकल माशाल्लाह वो नॉर्वे में होता है और एक फार्मा कंपनी है, उसके अंदर एसईओ लीड है। उसका मैसेज आया कि जहांगीर यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग और कैसे कर रहे हो ये। मैंने कहा क्यों यार, कोई गलती हो गई, कोई गलत चीज़ हो गई। वो मतलब मेरे लिए ना, जैसे हैदर भाई हैं ये मेरे मेंटोर हैं, एसईओ के अंदर वो मेरे मेंटोर हैं। तो मैंने कहा कोई गलती हो गई वो बताएं। कहते हैं नहीं यार जहांगीर, पाकिस्तान में ये वाला काम ना कोई भी नहीं कर रहा है। मेरे पास उसके वॉइस नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें, अगर मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ तो उसमें मैं बिल्कुल आपको फॉरवर्ड करूँगा। मैंने किया है आपको तो वो वहाँ बैठ के ना वो अप्रिशिएट करता है, कहता है यार ये वाली चीज़ें ना कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद कराची के अंदर मेरे बहुत से ऐसे दोस्त जिनसे मेरी सालों से बात नहीं हुई थी ना, अभी वो मुझे मैसेज करते हैं, यार जहांगीर तुम ये पॉडकास्ट कर रहे हो, इस चीज़ का क्या मतलब था, तुमने उस चीज़ में ये बात की थी, वो क्या, उसमें क्या मतलब था, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो लोग इस तरफ आ रहे हैं कि नहीं यार, यहाँ जो बात हो रही है ना वो सरसरी ऊपरी बात नहीं है, मतलब हम सतह की बात नहीं करते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने एक एसईओ में कुछ पॉइंट्स दिए थे एआई से रेलिवेंट। लिटिल मैं आपको भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट या दोस्त भी है, उसने बोला यार मैंने 30,000 का एक कोर्स बाय किया था, जो मैंने पूरे कोर्स में सीखा था ना वो जहांगीर भाई ने अब 2 बातों में सिखा दिया मुझे। जबरदस्त। तो जहांगीर भाई, एक्सपर्टीज़ जो है, जो आपकी एक्सपीरियंस है, वो बेसिकली मैटर करता है और उसको हम शेयर करने यहाँ पे बैठे हुए हैं। यार ये वलीद भाई की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, जाफर भाई की अपनी एक्सपर्टीज़ है, आप दोनों की अपनी एक्सपर्टीज़ है। आपकी एक्सपर्टीज़ तो खैर पूरी दुनिया मान रही है अब, ठीक है। यार शॉपिफाई की तरफ से एक अवार्ड मिल रहा है कि यार ऑन एवरेज आप 1 लाख ऑर्डर्स पर मंथ कर रहे हो। माशाल्लाह, ये हमारे लिए नो डाउट बहुत फख्र की बात, बहुत फख्र की बात है और ये एक अचीवमेंट है, ठीक है। और ये क्रेडिबिलिटी भी है कि यार अगर आप लोग कोई बात कर रहे हो तो यार आपके पास एक प्रूफ है अपने ट्रैक रिकॉर्ड के, अपने एक्सपीरियंस का। अगर आपकी एक ई कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो, सही, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट की अचीवमेंट, क्योंकि ई कॉमर्स इज़ अ चेन, आपको हर चीज़ को, हर पजल को अपनी राइट जगह पे रखोगे तो आपका पूरा एक चेन बनता है। अगर आप उस पूरे चेन को बिल्ड करते हो तब आप अचीव करते हो, सही, ठीक है। तो आपकी एसईओ, आपकी ऑर्गेनिक, आपकी पेड, आपकी वेबसाइट, आपकी ऑपरेशंस, आपकी डिलीवरी, फुलफिलमेंट सेंटर, सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं। एंड आई थिंक यार ये क्रेडिट आप दोनों के सर के ऊपर है कि अचीवमेंट आप लोगों ने की है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वापस आए टॉपिक पे जहांगीर, मैं चाहूँगा जरा हम मेटा से हम जरा डिस्कशन करें। मेटा की जो इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एड्स हैं, उसके ऊपर कोई 70 to 75% ऑफ द कोर बजट आपका स्पेंड हो रहा है। क्या रीज़न है मेटा पे, क्यों, वाई नॉट गूगल, वाई नॉट टिकटॉक? अच्छा, मेटा के ऊपर स्पेंडिंग के ना बहुत 2-4 बड़े रीजंस हैं। एक तो ये कि जब फेसबुक स्टार्ट हुआ तो फेसबुक ने अपनी जो कम्युनिटी थी ना वो बिल्ड की अराउंड फ्रेंड्स और आपकी जो इंटरेस्ट थे, आपके जो लाइक्स थे उसके ऊपर। शुरू में एडवर्टीजमेंट नहीं थी, आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व होते गए कि लोगों को ये नहीं लगा कि यार ये ना मेरे इंटरेस्ट जान के या मेरे लाइक्स की बुनियाद पे मुझे एड्स दिखाएंगे। आप उसको अपना डेटा देते गए, मुझे ये लाइक करना है, मुझे वो लाइक करना है, पेजेस बनते थे, आप वो पेज लाइक करते थे, उससे कम्युनिकेट करते थे। उसने पहले डेटा जमा किया, डेटा जमा करता गया। जब उसके पास इनफ डेटा हो गया
फिर उसने थोड़ी थोड़ी करके एडवर्टाइज करना शुरू किया। पहले आपके फीड में ऐड आते शुरू हुए, फिर उसने राइट साइड पे ऐड डालना शुरू किए, फिर उसके अंदर वीडियो के अंदर ऐड डालना शुरू हुए। अब तो कोई आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, चाहे मैसेंजर हो, चाहे फेसबुक का फीड हो, राइट डेस्कटॉप हो या Stories कुछ भी हो, हर जगह ऐड है। अब आपको एड्स के बीच में पोस्टें दिखती हैं। हाँ, अब तो उमर भाई रील पे आप देखें बम्पर एड्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जहांगीर, के उन्होंने ना एक ऐसी कम्युनिटी पहले बिल्ड की और आपको अपना आदी कर दिया, नशे का आदी कर दिया कि अगर आज से 10 साल पुरानी पिक्चर भी है ना तो मेरे शायद किसी कागजात पे नहीं मिलेगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, आपकी मेमोरीज में आपके पास आ रही होगी। तो आप ये देखें कि आप 10 साल की बात कर रहे हैं, कोई 14-15 साल पुरानी मेमोरीज भी दे रहा होता है। तो आप अगर इमेजिन करें कि आप 15 साल से 10 साल से ऑन एवरेज फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना डेटा होगा आपका उसके पास। और हम में से हर किसी का वो डेटा उसके पास मौजूद है। तो जब उसने वो डेटा कलेक्ट कर लिया ना, आज वो बादशाह बना हुआ है। क्योंकि आज हम सब लोग, वैसे तो टिकटॉक ने इसको सरपास कर दिया है कि यूएस के अंदर जो एवरेज यूज टाइम है ऐप्स का, उसमें टिकटॉक नंबर 1 पे आ गया, फेसबुक दूसरे तीसरे नंबर पे चला गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, या हम इधर साउथ एशिया की तरफ बात करें, इंडिया, बांग्लादेश और ये वाली मार्केट में, यहाँ पे इस वक्त भी मेटा जो है वो टॉप के ऊपर है कि जो यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे चूंकि डेटा उसके पास बहुत है, हर किसी का बाइंग बिहेवियर पता है। जैसे उमर भाई ने भी ये बात की कि आप अपनी वेबसाइट का पिक्सल कनेक्ट कर देते हैं। अब जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसकी प्रोफाइल थ्रू दैट पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ जुड़ी हुई है। उसको पता है कि यार इनकी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा था उसकी वर्थ क्या है। और चूंकि उसका कैशे और उसका जो कुकी है वो आपके पास मौजूद है, आपके ब्राउज़र के अंदर बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि यार हैदर भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाते हैं, कहाँ कहाँ से परचेज़ करते हैं, कितने कितने की परचेज़ करते हैं। तो एक आपकी ना लाइफ टाइम वैल्यू फेसबुक ने अपने पास क्रिएट की हुई है। उस लाइफ टाइम वैल्यू और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बेस पे वो आपको ऐड दिखाता है। और उसको पता है किस किस टाइम मैंने कौन कौन सी दबानी है, आप काम कर जाएंगे। इवन आप आज, हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जो ये व्यूअर्स हैं इसको इस बात के ऊपर वो एग्री करेंगे, हम किसी चीज़ के बारे में अभी बात करके उठेंगे, हमें ऐड नजर आना शुरू हो इतना जाएगा। स्ट्रॉन्ग उसका जो है ना वो एल्गोरिथम है कि algorithm हो भाई गया। वो आप सोच रहे होते हैं, या हो भी सकता है कि वो हमारी कन्वर्सेशन सुनता हो, ऑल्दो वो इस बात को डिनाई करते हैं कि हम किसी की कन्वर्सेशन नहीं सुन रहे होते। लेकिन इस पे एक मैं पॉइंट ऐड करना मैं चाहूँगा। इससे पहले ना मैं जाऊंगा वलीद से, एक सवाल है मेरा, वो मेरे दिमाग से निकल बड़े कैसे हैं, बड़े। सॉरी मेरे दिमाग से निकल जाएगा। नहीं मेरे दिमाग से एक्चुअली निकल जाएगा। यार वलीद, तुमने ना ग्रुप्स पे बहुत काम किया हुआ है और नो डाउट पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका तुम हिस्सा भी रहे हो। मैं क्यों उम्र वाला है? अच्छा, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि फेसबुक ने ना सिर्फ पेड में, ये जिस तरह अभी जहांगीर ने बताया, उस पर आप लोगों को काबू किया हुआ है, लेकिन उसने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत दी है। जिसमें आप देखें कि पहले उसने अपना, अगर आपके लाइक्स ज़्यादा थे पेज के तो वो उस ऑडियंस की रीच ज़्यादा बढ़ा देता था। फिर उसने ग्रुप्स बना दिए, फिर उसने रील वाली ऑर्गेनिक दी। तो ऑर्गेनिक सेल्स के अंदर कितना हाथ है। इवन आज भी अगर लेट्स सपोज मैंने कुछ टूल्स ढूंढने होते हैं ना, तो अब मैं गूगल पे सर्च के बजाय मैं मेटा पे जाके सर्च करता हूँ और मुझे एड्स दिख जाते हैं और मैं जो राइट वाली जो चीज़ होती है ना मुझे मिल जाती है। तो कितना ऑर्गेनिकली फेसबुक ने इनरिच किया अपने इस एल्गोरिथम को और कितना सपोर्ट किया। अच्छा हैदर भाई, जिस तरह से अभी उमर भाई यहाँ जहांगीर ने बताया कि जी फेसबुक की एक अपनी, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस फेसबुक के पास ही है। अब फेसबुक पे हर बंदा ऐड अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि एड्स अगर आपका सक्सेसफुल रन हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है। उससे पहले आपको अपने क्रिएटिव्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है, कुछ एड स्पेंड करना पड़ता है, तो हर बंदे के पास की बात नहीं होती। तो वहाँ पे एक तरीका कार ये भी होता है कि आप वहाँ से ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक लीड्स ले सकते हैं। उसके लिए अभी जो रिसेंटली बड़ा एक पॉपुलर तरीका है कि आप फेसबुक पे लाइव चले जाएं। टिकटॉक लाइव तो नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल, तो आपके पास एक सोशल मीडिया बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। आप फेसबुक लाइव चले जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पे अपने लिंक्स शेयर करें और फेसबुक पे लाइव जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते और हैं। ख्वातीनें घर पे बैठ के अभी भी कपड़े करती बेच रही हैं। हैं। इवन अपने हस्बैंड अगर उसका कोई होलसेलर है, कोई वो है, तो वो फेसबुक पे बेच मैं रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि मिस्ट्री बॉक्सेस उठाते हैं और उनको ओपन करके जो है वो फेसबुक लाइव पे जाके बेचते हैं। वो Amazon वाले जो box होते हैं। 1 रुपए की भी जो है वो सिंगल स्पेंडिंग नहीं है और आप फ्री में अच्छे खासे आप ऑर्डर्स भी वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि जब उन ग्रुप्स में आपकी एक वर्थ बन जाती है, एक ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाता है, तो आप वहाँ पे थ्रू ऑर्गेनिक पोस्टिंग आप वहाँ पे कोई पोस्ट करके भी इजीली आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और इसकी मैंने आई थिंक लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि किस तरह से एक वो लड़का है जो शूज़ ला के इंस्टाग्राम के थ्रू और वो सेल कर रहा है, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कोई वहाँ पे आपकी पेड एड्स और इन चीज़ों पर नहीं है। बट हाँ, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, रैपिडली एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो नो डाउट आप पेड मार्केटिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑब्वियसली टाइम टेकिंग काम है और हर बंदा तो इतना टाइम नहीं अफोर्ड कर सकता। जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस और बाकी सारी चीज़ें जिनको आपने कंप्लीट करना
होता है तो फिर उसके लिए आपको पेड पे दो आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि फेसबुक एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने सिर्फ पैसा बनाने की तरफ फोकस नहीं किया। जिस तरह गूगल है, आप ऐड लगाओ, आप लगाते हो जी के 24 घंटे में चले, वो शुरू में 2 घंटे में उड़ा देता बजट। अच्छा देखिए, गूगल का ना बेसिकली लॉगरिथम ये है कि गूगल का जो बिडिंग सिस्टम है ना, वो देख रहा होता है कि जिस घंटे में क्या बिड्स हाई चल रही हैं, आपके जो अपनी बिडिंग आपने की है वो उसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो उसमें नहीं है तो वो आपकी ऐड ही नहीं दिखाएगा। वो जिस तरह अभी 9 बजे की बुलेटिन चलनी है तो वहाँ पे जो न्यूज़ चल रही होंगी, अब ऑब्वियसली उनका 1-2 करोड़ रुपया रेट है, ठीक है, आप उस टाइम पीरियड में या उस टाइम जोन में उनके नहीं आते तो वो आपकी एड्स नहीं दिखाएगा। ये सिस्टम गूगल का चलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो गूगल पे नहीं जाते। अगर गूगल को आप ई कॉमर्स के साथ रिलेट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, जिन लोगों को समझ है, गूगल के बगैर आपका ई कॉमर्स बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज़ जो आप बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली गूगल के थ्रू लिंक है, आप गूगल इग्नोर नहीं कर सकते। गूगल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मकसद, मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है 70% रिजल्ट इससे अच्छे क्यों आते हैं? क्योंकि इसने गूगल की तरह लालच, या असल में गूगल के लालच भी नहीं है, मैं कहूँगा गूगल के पास ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हैं। अब कैंडी, सॉरी, मॉन्डलेस की एग्जांपल लेते हैं, जो चॉकलेट है उसकी, डेरी मिल्क। अब उसका जो बजट था 15 दिन का, वो मेरा ख्याल है किसी एक ब्रांड की सेल का 2 साल का भी बजट नहीं अच्छा होगा। हैदर भाई, आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ पे ना उमर भाई एक बात बड़ी अच्छी कहते होते हैं कि आपने ये देखना है कि आपका जो है ना बजट, कितने बजट तक की आप चीज़ जो है ना वो बाय कर सकते हैं, बजट कैप क्या है। तो अब आप मुझे बताएं, फेसबुक पे जो आपकी बाइंग चल रही है उसकी क्या कैपिंग है मिनिमम, बताएं। फेसबुक पे आपकी जो मतलब जो buying कोई भी हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है यार। नहीं, करोड़ों वाली चीज आपकी Limousine भी हो सकती है। आपका चैनल मेरे ख्याल से अंडर 2500-3000 रुपए की चीज जो फेसबुक की ऑडियंस है ना वो इजीली आपके वहां से परचेज कर लेती है ऐड हाँ, देके। सही है। ठीक है, आप फेसबुक पे BMW की ऐड दिखाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहां से परचेज करने के लिए जाएगा। नहीं। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ। खैर ये चीज़ क्लियर होगी जब हम टाइप्स ऑफ एड्स के अंदर आएंगे ना। जो टाइप्स ऑफ एड है, BMW को अपनी प्रोडक्ट लगा के वहाँ एज अ कॉस्ट पर ऑर्डर बेचने की जरूरत नहीं है, वो लीड ऐड लगाएगा। Yes. वो लीड ऐड लगाएगा, वहाँ से आप लीड फॉर्म फिल करेंगे। रियल स्टेट है, ओवर भाई माशाल्लाह estate इस बिल्कुल वक्त है, बिल्कुल है। गुरु है इस चीज़ के, जो ऐड लगा रहे हैं। तो वो आपको प्लॉट नहीं बेच रहा होता एज अ प्रोडक्ट, वो आपको लीड ऐड आता है, आप उससे रब्ता करते हैं। तो हर एक की ना कैटेगरी उसने अलग की हुई है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि गूगल के पास क्योंकि ब्रांड्स बड़े हैं, Yes. बजट बड़े हैं, तो उसने ना उस नीश को ना इग्नोर कर दिया था। जबकि फेसबुक जो है ना इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उसने उस नीश को इग्नोर नहीं किया। उसने जिन्होंने जिनके पास पैसे नहीं है, वो कमाना चाहते हैं, उन्होंने भी कमाया। इंस्टाग्राम का पेज बनाया, फेसबुक का पेज बनाया, रीलें दी, ऑर्गेनिकली बनाया, ग्रुप्स पे शेयर किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। मुझे यहाँ तक ऐसा लगता है कि इस वजह से फेसबुक कामयाब है। अच्छा हैदर भाई, इसके अंदर एक और जो मुझे लगता है फेसबुक या मेटा की जो कामयाबी का राज है, उसने शुरू से ना अपने जो एड्स का मैकेनिज्म था वो बहुत आसान रखा। हाँ, कोई भी ऐड लगाना भी बहुत आसान था। आप जाते थे अपने पेज के ऊपर, कोई भी चीज पोस्ट करते थे, नीचे खुद ब खुद ऑप्शन आता था बूस्ट करते थे, 2-4 क्लिक्स के ऐड चलना शुरू हो गया। जबकि आज भी गूगल का ऐड चलाना आसान काम नहीं आसान नहीं है, है। बिल्कुल। गूगल का ऐड Code में अकाउंट तो बहुत सेटअप मुश्किल करना वो इतना आसान काम नहीं है। गूगल का ऐड अकाउंट सेटअप करें, उसकी जो, शायद आपको याद हो, एक दफ़ा हमने अकाउंट सेटअप किया था, कैंपेन लगाई थी, उसमें क्या हुआ कि कन्वर्जन एक्शंस ना, हमने परचेज सेलेक्ट करना था, मैंने गलती से पेज व्यू सेलेक्ट कर दिया। रात को बजट लगाया, सुबह 9 बजे आके हैदर भाई ने डैशबोर्ड खोला, कहते हैं जहांगीर यार ये पूरा बजट सुबह से अभी 9 बजे और स्पेंड हो गया। कैसे स्पेंड हो गया? देखो, मैंने कहा यार चला तो है, देखें कन्वर्जन्स भी आई हैं। कह रहे हैं यार इतनी सारी कन्वर्जन्स आई हुई है, ऑर्डर एक भी नहीं है। हम देख रहे हैं यार, देख रहे हैं, बहुत डीप डाउन किया, इनको पता चला कि यार तूने कन्वर्जन एक्शन पेज व्यू कर दिया था, तो वो पेज व्यू को कन्वर्जन काउंट कर रहा था। तो इस तरह के ब्लंडर मतलब हमसे भी अभी भी लगाते हुए इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो आसान नहीं है। मेटा ने, फेसबुक ने पहले दिन से इतना आसान रखा था कि कोई भी लेमैन आराम से वो ऐड चला सकता था। उसकी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन एफिशिएंसी वाला पार्ट अब उन्होंने मेरा ख्याल एडवांटेज प्लस में कवर कर दिया। अब तो खैर यही वाली से यार एक बंदे से मैंने सवाल पूछा था कि मेटा एड्स या गूगल एड्स, तो उसने कहा था मेटा। मैंने पूछा क्योंकि तो लगाना आसान है। ठीक है, उसका सिंपल जवाब। अच्छा ये सॉरी जहांगीर भाई, आपकी 2-3 चीज़ें जो आपने बात की उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। मेटा ऑफिशियली जो स्टेटमेंट देता है वो ये देता है कि मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा, मैं आपके कैमरे से आपको नहीं देख रहा, ना मुझे देखने की ज़रूरत है और ना टेक्निकली पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप 1 अरब की ऑडियंस भी लगाओ और उनकी बातें सुनने के लिए आप टीम को हायर करो और 3 घंटे की शिफ्ट लगाओ तो 3 अरब आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो दुनिया से ये नौकरियों के मसले और ये पैसों के मसले मेटा ही हल कर देगा। सारा दिन बैठ के सुनते रहो ये क्या बात कर रहा है। ना मेटा इंटरेस्टेड है आप क्या कर रहे हो, आप कब सोए हो, कब उठे हो, वो अम्मी नहीं है। ठीक है, वो मेटा है। मेटा सिर्फ इंटरेस्टेड है आपकी एक चीज़ में, वो है आपकी इनकम, आप कमाते कितना, सिर्फ इस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है। अब इस एक बात को जानने के लिए वो आपके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है, और मेटा ये खुद कहता है कि 24 घंटे में मैं 3000 के करीबी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ एक यूज़र के ऊपर। अब वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं?
वो आपके लाइकिंग, आपकी एक्टिविटीज़, आपने क्या लाइक किया हुआ। अभी आप एक वीडियो रील खोलो और एक वीडियो के ऊपर आप स्टे करो, पूरी वीडियो देखो, तो 2 छोड़ के तीसरी वीडियो उससे वैसे ही रेलिवेंट आ वैसे जाएगी। ही। ठीक है, ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये पहले होता था वो लर्निंग करेगा, फिर सोचेगा, फिर आपको ये दिखाना। अब ये रियल टाइम में लर्निंग हो रही है। अब ये उसने एक्सपेरिमेंट किया आपके ऊपर। इस तरह के 3000 एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप टू 3000 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एक यूज़र पर। सेकेंडली मेटा कहते हैं 99.1% एक्सपेरिमेंट फेल होता है। ठीक है, आपका 0.9% एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, और वही एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हुआ है वो आपको याद है। मैं लाल ट्रक सोच रहा था, लाल ट्रक नज़र नहीं आया, ये लाल ट्रक नज़र आ गया। इसकी रेशियो प्रोबेबिलिटी है 0.9%, और जो नहीं नज़र आएगा वो है 99.1%। अभी मोबाइल खोल के देख, लाल ट्रक नज़र आया। यार मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और क्योंकि उमर भाई, याद है आपको कभी ऐसा, आप सबके साथ ही होगा, आप एक गाना सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपका दोस्त या आसपास जो बंदा बैठा होता है वो वही गाना गुनगुना रहा होता है। अब उसके अंदर तो बैठा नहीं लगा हुआ ना यार हमारी ना ये सब लिमिनल परसेप्शन होती है। हमने बीच में कहीं गुनगुनाया है। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहते तेरे मशीन कुछ लगी हुई है, मैं गाना गा रहा हूँ, उसी ने मैंने रेडियो ऑन किया और लिरिक्स आस पास ही हैं। ठीक है, उसने बोला तूने हेडफोन पे लगाया होगा रेडियो चैनल यही वाला, और ये गाना तो गा रहा होगा, तूने यहाँ पे उसको प्ले कर। तो इस तरह के कोइंसिडेंस भी होते हैं। अब ये आप एक गाड़ी का सोच रहे होते हैं और एकदम से आपको वो गाड़ी नजर आना स्टार्ट होती है, सर, वो तो वहाँ भी क्या बैठा आया होता है। अब वो बेसिकली रेड कार कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप सोचोगे यार, आप दुनिया में सारी रेड कार्स हैं, ठीक है, अब आप रोड पे जाओगे तो आपको हर जगह रेड कार ही नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। मेटा इंटरेस्टेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आपके पास इनकम कितनी है। आपके पास जो एड्स नज़र आ रहे हैं ना, उस एड्स को अगर आप सिर्फ फोकस करके ये देखो, कैटेगरी और प्रोडक्ट और कलर सारे छोड़ के उसकी प्राइस क्या, ठीक है, ये मेटा ने एज्यूम किया हुआ है कि ये आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है। अगर आपको महंगे एड्स नज़र आ रहे हैं तो मेटा के डाटा के मुताबिक, ठीक है, इसमें कोई एआई नहीं है, सिंपल डाटा है, और डाटा के पैरामीटर्स हैं जिसका एआई नाम है। ठीक है, उसके पैरामीटर में यार आपकी इनकम ज़्यादा है। अगर आपको सस्ते ऐड शो हो रहे हैं और कंटिन्यूसली ही आपको सस्ते ऐड 1000, 1200, 1500 के प्रोडक्ट के ही ऐड शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब यार उसने आपको टैग किया हुआ है कि आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है। अब मेटा, क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम हम सिंगापुर गए थे और मेटा के साथ मीटिंग हुई थी, तो बहुत सारी और मीटिंग्स भी हमारी मेटा के साथ पहले भी ऑनलाइन भी होती है और फिजिकल सिंगापुर उनके ऑफिस भी होती है। हम डिफरेंट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चला यार ये आईफोन ख़रीदने वाला यूज़र है, या आपको कैसे पता चला ये मर्सिडीज़ खरीदने वाला यूज़र है। अब उनकी कुछ टेस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिंग के लेट्स सपोज अभी आईफोन 17 सीरीज़ चल रही है, आप कितने अरसे बाद आईफोन ख़रीदते हो लॉन्चिंग के। ठीक है, आप अमीर हो तो आप फ़ौरन खरीदोगे, आपकी कमेटी निकलनी है, आप वेट करोगे। फिर आप एंड्रॉयड से आईफोन पे कब शिफ्ट हुई है, आईफोन से एंड्रॉयड पे कब शिफ्ट हुए, आपके पास डिवाइस कौन सी है, उसका मॉडल कौन सा है, आपके पास लैपटॉप कौन सा है, आप किस फ्रिक्वेंसी से अपने इन डिवाइसेस को, गैजेट्स को अपडेट करते हो। ठीक है, कहाँ लॉगिन और किया हुआ है। अभी आपको अपने सर्कल में नज़र आ जाएगा यार जिसके पास 17 है यार, इसके पास पैसा है। ठीक है, ये सिंपल एआई के बगैर ही आप मेटा आपको पहले बता देगा। अच्छा, मेटा एक वक्त ये भी है पुराना हो गया है। अच्छा, तो सैदर में ये बेसिकली एक सिंपल सा पैरामीटर बना लिया। ठीक है, अब इसी की बेस के ऊपर आपकी सारी वर्किंग चली, इसी की बेस के ऊपर आपके एडवर्टाइजमेंट और जो कंटेंट आपको नजर आना है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो अपडेट थी मेटा की, बेसिकली पिछले साल दिसंबर में आई थी और हम तक आते आते अभी ये टाइम आ गया। वो उमर भाई, उसको तो एक मिनट में उससे एंड्रो मेटा से पहले मैं तेरा भाई के पास जाना चाहूँगा। तो यार आप भी ऐड लगा रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है? आपको मेटा पे ज़्यादा आ रहा है, गूगल पे ज़्यादा आ रहा है, टिकटॉक पे ज़्यादा आ रहा है, या आई थोड़ी सी जरा अपने माइक। अच्छा, इससे पहले अपनी ब्रांड की थोड़ी सी जर्नी बताएं कि दराज के ऊपर आपकी तब मार्केटिंग चैनल्स क्या थे और किस तरीके से थे, और उसके बाद फिर आपने अपना स्टोर लॉन्च किया, आपकी प्रोडक्शन भी अपनी है, और अब आपका ब्रांड ऑनर वर्सेस जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये पर्सपेक्टिव क्या है? अच्छा, हमने 2021 में स्टार्ट किया था शूज़ को। 2016-17 से हम मार्केट प्लेस पे था, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे थे हम। तो फिर जब हमने शूज़ स्टार्ट किया 2021 में, तो हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वो आप वाली बात है कि हमने चेक किया कि उसमें ना दराज पे सबसे ज़्यादा बिकता क्या है। तो मेरे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में थे ना, तो हमारे वहाँ पे एक अकाउंट मैनेजर होते हैं, की अकाउंट मैनेजर कहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास ना, जब हम जूता स्टार्ट किया, जूता असल में मेरे मामू का काम था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो प्राइस, बिकने वाला प्राइस है वो दराज पर क्या है। तो उन्होंने कहा 1000 से 1500 में हमारे पास रिस्पॉन्स और कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है। कस्टमर अगर आता तो 100 में से 5-6 कस्टमर लेके जाता, तो 5-6% के करीब है। तो फिर हमने उसको टारगेट किया, हमने जूता कुछ इस तरह का बनाया कि वो टारगेट किया, तो वो चीज़ वर्क कर गई, और फिर हमारी सेल्स मसला अभी भी हम दराज पर टॉप शूज़ में टॉप सेलर हैं। और उसके बाद फिर 2023 में वेबसाइट स्टार्ट किया,
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट भी अच्छा चल रहा है। दराज पर अब 2 चीज़ें हैं, आपने पूछा कि दराज पर, तब हमारा ये था कि सिर्फ कमीशन बेस्ड था, हम कोई अपनी तरफ से कोई मार्केटिंग नहीं दिखा रहे। अब जब वेबसाइट पर हम आए हैं तो अभी तो हमने स्नैपचैट मार्केटिंग भी स्टार्ट की हुई है, टिकटॉक पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं। टिकटॉक पर जो सबसे ज़्यादा, अगर मेरे 2 ब्रांड्स हैं, एक वाइट लेबल है जेफिलीट, एक जेफ स्पोर्ट है। जेफिलीट की जो बकेट साइज़ है वो 3000 के करीब का है और जेफ स्पोर्ट का 2000 के करीब का है। अब ये 2500 वाला जो जूता है हमारा, वो जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो टिकटॉक पे बिकता है। तो उसकी रीज़न आपको पता ही होगी कि वो वही वाली बात है कि हमारा ऑडियंस का वो सारा कुछ उसका वो है। और फिर हमने जेफिलीट की एड्स रन की थी, हमारे उसमें रेप्लिकाज हैं, उमर भाई काफ़ी खिलाफ है रेप्लिकाज का, मैंने पिछले पॉडकास्ट में देखा था। तो उसमें ये होता है कि उसका इतना बायर नहीं है, हमारा टिकटॉक पर मेटा पर ज़्यादा बायर है उसका। तो जो मेरे केस में है, जेफ स्पोर्ट में हमारी सबसे ज़्यादा सेल है, तो जेफ स्पोर्ट में हमारे टिकटॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कन्वर्जन काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन जो दूसरा मसला हमें फेस करना पड़ता है वो डिलीवरी फेल का है। वो कस्टमर इस तरह का है कि उसको पूरी एक ऑर्डर की जर्नी बतानी पड़ती है, फिर जाके ऑर्डर एक्सेप्ट होता है डिलीवर होने तक। तो दोनों अपनी जगह, जब आप उसको कन्वर्जन के बाद देखते हो ना डिलीवर ऑर्डर्स पे, तो आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको मेटा अच्छा दे रहा होता है। मेटा बेहतर भी होता है कि कस्टमर रिटेंशन जो होता है मेटा का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टिकटॉक का इतना कोई खास नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही है। सही सही। वलीद भाई, मेरा आपसे सवाल है, और माशाल्लाह आप बड़े कारोबार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और आपने देखा है, आपने गूगल पे काफ़ी ज़्यादा उस पर वो किया है, लेकिन मेटा ने आपके बिजनेस को ग्रोथ कैसे दी है? क्या रिटेंशन के लिए मेटा इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म, न्यू ऑडियंस गैदर करने के लिए इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म? तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस करना है कि यार हम रिपीटेड कस्टमर मेटा से ज़्यादा ले सकते हैं या न्यू कस्टमर ले सकते हैं? अच्छा हैदर भाई, देखें जिस तरह से लास्ट भी हमने बैठक में आई थिंक बात की थी कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं ना, देखना ये पड़ता है कि उसका एक्चुअल प्लेटफॉर्म है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बताया था कि जी अगर कोई सिक्योरिटी गैजेट्स हैं, मैं उसको जाके इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू कर, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस तरह की लीड्स वहाँ से मिलेंगी, फैशन से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड वहाँ से मिलेगी। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया जो है इसकी बात करें तो उस पर तो नो डाउट मेटा लीड कर रहा है और मेटा बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। अभी जिस तरह मैंने भी बात की बजट कैपिंग की कि आपका बाइंग बजट कितना है, क्योंकि ना इन्होंने बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन साइकी भी है कि हम लोगों ने डिवीजन्स की हुई हैं कि लाइक क्लासेस डिवाइड की हुई हैं, लोअर क्लास है, अपर मिडल है, मिडल क्लास है, फिर एलीट क्लास है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपका एलीट क्लास का बंदा कोई शादो नाजर ही होगा जो आके जिसने मेटा पे ऐड देखी होगी और परचेज कर लेगा, इंस्टेड ऑफ कि जी अगर आपका मिडल या अपर मिडिल क्लास है तो उनको वहाँ पे मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, वेले कुछ होता नहीं है काम करने के लिए, फेसबुक खोली और देखा एड्स वगैरह आ रही हैं और फिर जो है वहाँ से वो एक बाइंग कर लेते हैं। अब उसमें ना सम टाइम ये भी होता है कि कुछ ऐसी बाइंग है जो कि लोग शौकिया तौर पे कर जाते हैं, या वो देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल उमर भाई ने कोई चीज़ बेच रहे हैं, 10 रुपये की बेच रहे हैं, उन्होंने उमर भाई की प्रोडक्ट ले ली, जहांगीर की थोड़ी देर बाद, अब जिस तरह भी बात हो रही थी कि वो जो सुन रहे हैं वो ऐड आती है कि अब क्योंकि वो उस चीज़ को ओपन करके उसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अब वो मेटा का जो एल्गोरिथम है वो उस पर चीज़ सेव है कि इस बंदे ने ये चीज़ सर्च की है, उसके बाद जहांगीर की ऐड नजर आएगी, जहांगीर 9 रुपये में दे रहा है, 9 वाला भी ऑर्डर हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब वो आपने ऑर्डर तो COD चला है पाकिस्तान में, अब आपको अपफ्रंट तो नहीं पे करना। हैदर भाई की ऐड आई, सबसे कम दे रहे जी 6 रुपये में, हैदर भाई का भी ऑर्डर हो गया। अब क्या होगा, 3 ऑर्डर तो नहीं डिलीवर हो गए, ठीक है, हैदर भाई बर्बाद। अब हैदर भाई जो भी कर रहे थे, आप रेप्लिका दे रहे थे, ओरिजिनल दे रहे थे, ये बात की एक स्टोरी है, ठीक है, बट आपने चीज़ सस्ती दी, ठीक है, कस्टमर ने आपसे भी बाय कर लिया, इनसे भी कर लिया, इनसे भी। अब वो जो ऑर्डर डिलीवर होंगे ना, तो वो सबसे पहले तो पूछेगा यार ऑर्डर किया था, किसने किया था, मैंने किया था, अच्छा क्या ऊपर प्राइस लिखी हुई है, अब वो पहले प्राइस पूछेगा कोरियर वाले से, अब वो जो कम प्राइस वाला जाएगा वो उसको परचेज कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ सिनेरियोस चल रहे हैं, अभी भी समझ ले कि ये खिचड़ी है, ठीक है, इस पर कोई ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, आपको हर तरह से हिट पड़ रही है, और जो हिट पड़ रही है उसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो COD है, आपका जेन्युइन बायर बहुत कम है, ठीक है। सोशल मीडिया भी जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको टिकटॉक से फेक ऑर्डर्स आते हैं, लिटरली मुझे भी पता है, एक दोस्त था उसने स्टार्ट किया, उसको 100 ऑर्डर्स आए थे और जैन 3 ऑर्डर डिलीवर हुए थे, कॉस्ट कम थी, लेकिन ये है कि डिलीवरी 97% रिटर्न रेट। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, तो बाकी इसमें फिर अब आपको गुरु बैठे हुए हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। गुरु सारे गुरु हैं यार, और गुरु पे भी कमेंट है। अच्छा यार देखें, ये हैदर भाई एक हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये थैंक यू। अच्छा ये बेसिकली हमारा एक टॉपिक है जो कि है आपका बाइंग बिहेवियर। हमने इंशाल्लाह अपनी किसी बैठक में एक बाइंग बिहेवियर को डिस्कस हाँ, रिटर्न्स कैंसिलेशन और बाइंग, ये पूरा लॉजिस्टिक वाला जो लॉजिस्टिक जितना वलीद ने थोड़ा सा बात की कि यार इसको एक ऐड नजर आया, उसने बाय कर लिया, फिर दूसरा ऐड नजर आया, वहां से बाय कर, ये आपका बाइंग बिहेवियर है। तो हम एक पूरा हमारा टॉपिक इंशाल्लाह हम इसके ऊपर रखेंगे। कस्टमर वलीद भाई आपके पास टॉपिक्स, मैं यहाँ पे वलीद भाई जरा टॉपिक्स तो बताएं, हमारे आगे आने वाले कौन कौन से, ये भी बताएं। अच्छा आगे आने वाले ना मेरे पास लिखे हुए मैं बता दूं, बात याद है यार, आज ही हमने फाइनल किया है। अगले टॉपिक भी जरा आपको पता चले ना, अच्छा इसमें ना ऐसे नहीं करेंगे, ये ना टॉपिक्स की ना एक हम
वोटिंग करा लेते हैं, ठीक है, जिस पे ज्यादा वोट होंगे ना तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस पे रखें। चले एक है जी लॉजिस्टिक्स का, कि लॉजिस्टिक्स के मैटर्स हम उस पर डिस्कस करें, कैंसिलेशन, रिटर्न रेट, पेड वर्सेस सीओडी के जो मसले मसाइल sourcing है। हाँ वो करें। दूसरा टॉपिक है हंटिंग, सोर्सिंग, ड्रॉप शिपिंग, इसके ऊपर एक टॉपिक है, उस पर हम बात करें। वेबसाइट क्रिएशन के वेबसाइट के प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, मजेंटो, किस पे जाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और इसके अलावा एआई के ऊपर थोड़ी सी हमने बात करनी थी, चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी वर्सेस सी ड्रीम, और ये सारे जो है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिस्कशन होगी, और कैसे ये अभी ई कॉमर्स को चेंज कर रहे हैं, और कस्टमर सर्विसेज को भी हम जा रहे हैं कि हम किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस किस्म की चीज़ें। तो ये चीज़ मैं जो देख रहा हूँ, हमारा अभी जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ज़्यादातर अगर बैठा हो तो मार्केट प्लेस पे बैठा हुआ है, वो शॉपिफाई का एक्सपोजर नहीं है उसको, तो वो भी एक टॉपिक हो मेरा सकता आपसे है। ना वैसे नेक्स्ट सवाल यही था। लेट सपोज एक कस्टमर है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो उसको क्या करना चाहिए? आज उस 1 लाख रुपए की अच्छी प्राइस के अंदर सोर्सिंग करके इन्वेंट्री लेके दराज पे बेचना चाहिए, या वो शॉपिफाई की वेबसाइट बनाए और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे एड्स लगा के? तो क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? दराज और शॉपिफाई दोनों मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने थोड़ा फंड्स रेज करना है, या आप चाह रहे हो कि आपके पास पैसे आएँ और आप उसको, तो फिर अगर आपकी प्रोडक्ट भी यूनिक है और आपकी एक कोर सोर्सिंग है, मतलब अच्छी प्राइस ऑफर कर सकते हो, तो दराज आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक ब्रांड बिल्डिंग हो, कस्टमर्स को पता है कि अगर मैंने ये मोबाइल ऑर्डर किया तो आईफोन से किया, तो वो वापस जब भी आएगा तो एप्पल के पास आएगा, वो चीज़ आपको दराज पर नहीं होनी पड़ेगी। हमने दराज पर 2.5 लाख के करीब ऑर्डर प्रोसेस किए हैं अभी तक। 2.5 लाख के करीब, ये सोल्ड आउट सारे होते हैं ना स्टोर पे, तो आप चेक कर सकते हैं। 2.5 लाख के करीब ऑर्डर प्रोसेस किए हैं, लेकिन हमने हमारे पास वो कस्टमर के डाटा भी आ रहे होते थे। तो मैंने जब एक दफ़ा मैं गूगल में बैठा सर्च कर रहा था जेफ स्पोर्ट को, तो मुझे कीवर्ड नज़र नहीं आया जेफ स्पोर्ट का, जेफ स्पोर्ट शूज़, जेफ स्पोर्ट रिव्यूज़, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं था। मैंने जब जेफ स्पोर्ट सर्च किया तो सबसे पहले दराज की एड, तो मेरी ब्रांड बिल्डिंग नहीं थी हुई भी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो मैंने देखा कि अगर जब मैं अपनी वेबसाइट पर आया, और मैंने वेबसाइट हमें तकरीबन 6 या 7 महीने में, मैं फिर गूगल पर गया, मैंने जेफ स्पोर्ट सर्च की, तो कीवर्ड्स आ रहे थे जेफ स्पोर्ट रिव्यूज़, जेफ स्पोर्ट शूज़, तो एक मतलब कस्टमर सर्च करने लग गए थे हमें। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट है, कोर सोर्सिंग है, आप उसको, मैं ये दराज को बुरा नहीं कह रहा, ऐसा मेरा स्टोर है वहाँ पर, तो अगर आपकी कोर सोर्सिंग है और आप चाह रहे हो कि इसको आप अच्छी प्राइस पे बेचो, तो दराज आपके लिए बहुत, आप दराज पर ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकते। मैंने इस तरह के, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जूतों में, लेकिन ये है कि वो सिर्फ दराज तक रहकर उन्होंने उनकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं, आज से 3 साल बाद भी वो शायद जहाँ पर थे शायद वही रह चुके हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका एक अपना ब्रांड हो, तो शॉपिफाई आपके लिए एक बड़ी ज़रूरी, वेबसाइट आपके लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक टॉपिक रखें, क्योंकि हमारा जितना मैन्युफैक्चरर है या जो भी हमारा जो सेलर है जो अच्छा काम कर रहा है ऑफलाइन मार्केट में, उसको ऑनलाइन का एक्सपोजर नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं दराज पर जाके जो स्टोर बहुत जल्दी बन जाता हो बना के बेचना शुरू कर दूँ। हालांकि अब उमर भाई जिस तरह बता रहे थे कि मार्केटिंग बड़ी आसान हो चुकी हुई है, मेटा पूरा एक इंसान का बच्चा बन चुका है, उसको पता है कि किस तरह, तो वो एडवांटेज की कैंपेन्स पे भी इवन आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, लेकिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। तो मेरे ख्याल से इसका एक्सपोजर होना बहुत जबरदस्त। हाँ, हमने ये टॉपिक रखा है, ये बिल्कुल हमने टॉपिक रखा है। हैदर भाई, मार्केट प्लेस और अपना स्टोर बहुत आसान अल्फाज में और सिंपल एग्जांपल के साथ, मेरे ज़हन में ना ऐसी एग्जांपल भी आती है। आपके पास एक रेडी है, आप उस पर आलू टमाटर प्याज लेके गली गली फिर रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। अब जो पहले उस गली में पहुंचेगा वो उस मकान वाले को आलू टमाटर प्याज बेच देगा। आपने एक दुकान बना ली है, ठीक है, और वहाँ पे बैठे हुए और कस्टमर को पता है यार ये इसकी शॉप है, मैं यहाँ से जाके बाय करूँगा। ये आपके शॉपिफाई और आपके ठेले में जो गली लेके फिर ये मार्केट प्लेस और उसमें फ़र्क है। यार ये डिफरेंस तो समझ आ गया, लगाना ठेला है, हाँ, अब या दुकान पे। नाउ तो सवाल ये अब आपका बिजनेस प्लान है, जिस तरह आपने बात की यार लाख रुपए है मेरे पास, लाख रुपए में आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकते, तो आप उस लाख को 10 लाख बनाने के लिए ठेला लगाओ, बट आपका एक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा, ख़ास तौर पे यूरोप में बॉक्सिंग ग्लव्स में एक फेमस ब्रांड है RDX, वो बिल्ड ही मार्केट प्लेस के ऊपर हुआ, पूरी एक केस स्टडी है उसकी, ठीक है। वो अमेजोन से पहले भी, जिस टाइम RDX को उन्होंने मशहूर करना था ना, तो एक पूरी केस स्टडी है, वो ये थी कि यार उन्होंने मार्केटिंग बजट लगाया, सब कुछ किया, 2 साल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उन्होंने एक बंदे को हायर किया, वो क्या नाम था सर उनका? यार वो पाकिस्तानी एक बंदा था। नहीं, आप हमारे गुरुज में से हैं, हमारे गुरु में से, हमें गूगल सिखाने वाला ऐसा नाम है उनका, इस्लामाबाद में होते हैं। RDX का ऑफिस भी इस्लामाबाद में है और बड़े बड़े ब्रांड्स RDX को अब उन्होंने बेसिकली पूरा एक प्लान बनाया कि यार मैं अपनी वेबसाइट से, अपने शॉपिफाई से नहीं बेचूंगा, क्योंकि नहीं बिक रहा, ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, और बॉक्सिंग और इस टाइप के ना, खास कर ये यूके में और यूरोप में लोगों के लिए एक बहुत सीरियस चीज़ है ये, तो लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, या कौन सी जगह से बाय करना है, नहीं करना, इस टाइप की चीज़ें थी। तो ये सबसे पहले गए मार्केट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे जो भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल थी, वो छोटी है ये बड़ी है, उन सब ने अपने आप को वहाँ पे लिस्ट करवाया, फिर वहाँ पे डिस्काउंट्स देना शुरू किया, क्योंकि मार्केट प्लेस के पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है। वहाँ से लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, उनको पता चला यार RDX को ब्रांड है या इनकी क्वालिटी अच्छी है। अब उस ट्रैफिक को वो लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर, फिर वो अमेज़ॉन के ऊपर गए, अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करने के बाद वो अमेज़ॉन के ऊपर गए,
ठीक है। अपनी ऑडियंस भी सेटअप की, अब उनको अमेजोन से एक्स्ट्रा ऑडियंस मिल रही है, अब वो सिर्फ एक मार्केट प्लेस पे हैं और अपने उनके वो चैनल चल रहे हैं। तो आपने मार्केट प्लेस को, वो ठेले को इस्तेमाल किस लिए करना है? या तो मैंने सारी ज़िंदगी ठेला लगाना है तो ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी ठेले पे ही या मार्केट प्लेस पे ही रहता हूँ। मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मुझे उसको लेके चलना है, मुझे उसको स्केल अप करना है। आप दराज के ऊपर काम कर रहे थे, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में था कि यार आप 1 लाख ऑर्डर से 2 लाख ऑर्डर पर मंथ पे चले जाओ। नहीं, ये एक तो ये आपकी वाली बात है। हम 2023 में 11/11 आया था दराज का, वो उनका भी सबसे अच्छा 11/11 था। तो हमारा ऑर्डर रेट चला गया था अक्टूबर में, हमारा डेली ऑर्डर 200-250 से चला गया था 800-900 पर। तो हमने इन्वेंट्री उस हिसाब से रखी, और जब 11/11 आया हमारा डेली का ऑर्डर 1000-1200 और जैसे ही 11/11 ख़त्म हुआ और उनकी बाकी कैंपेन तो सारा 150 ऑर्डर पे हम आ चुके हुए थे। तो इन्वेंट्री मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ था। साथ ही साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब तक आप एक मार्केट प्लेस के फेवरेट हैं, मतलब आपने एक अच्छी प्राइस ऑफर की, आपके साथ कोई दूसरा ऐसा है नहीं कि जो सेम प्राइस सेम प्रोडक्ट में ऑफर कर रहा है, आप उसके फेवरेट है तो आपको वो लिस्टिंग में अच्छा दिखा रहा है। लेकिन जब कोई साथ में आपके आ गया या उसको लगा कि मार्केट प्लेस खुद लगा कि यार ये भी इस तरह की प्रोडक्ट को इस अच्छी प्राइस में ऑफर कर सकता है, तो शायद वो आपको उसको ऊपर रखकर और कुछ टाइम के लिए आपको ऐसी जगह फेंक दे, आप नज़र भी ना आए। हमारे साथ ये हो चुकी है, हम 200 ऑर्डर से 30-40 ऑर्डर्स पे आए हैं, फिर 30-40 ऑर्डर से 200 ऑर्डर पे गए हैं। तो एक ब्रांड है उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। शॉपिफाई पे आपके पास वो होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल्स अपनी शॉपिफाई के कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। अरे भाई मैं चाहता हूँ कि यार मैं 11/11 पे जितने ऑर्डर किए मैं 12/12 पे उतने ऑर्डर करूँ। अब दराज के ऊपर या किसी मार्केट प्लेस के ऊपर वो लोग स्पेंडिंग करेंगे, वो लोग कैंपेन चलाएंगे तो मेरे पास ऑर्डर आएंगे, नहीं तो मेरे पास ऑर्डर नहीं आएंगे। सेकेंडली उन्होंने मुझे डीलिस्ट कर दिया, मैं क्या करूँगा? मेरा ठेला बंद हो गया या कमीशन बढ़ा दिया। ठीक है, मेरा ठेला बंद हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े सवाल पूछते हैं हमसे ना। अच्छा, आप एक ब्रांड के लिए मार्केटिंग भी कर रहे हैं ऑन गूगल, ऑन फेसबुक, ऑन टिकटॉक, ऑन स्नैपचैट, फिर उसकी ऑर्गेनिकली, फिर उसकी एसईओ। इन तीनों में बजट डिवीजन आप सबसे पहले कैसे करते हैं और किस बेस के ऊपर करते हैं? ठीक है, और उस बजट की इन्हांसमेंट, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे माइंडसेट या मैकेनिज्म क्या होता है, वो जानना चाहते हैं। मैंने टारगेट किया, मुझे 1000 रुपये पर ऑर्डर आना चाहिए मेटा से, अब वो आना शुरू हो गया 500 रुपये। ठीक है, अब आपने उसके जो 1000 के जो बजट पे 10,000 आप डेली स्पेंड कर रहे थे, उसको किस मैकेनिज्म से बजट इंक्रीज करेंगे कि यार कॉस्ट पर ऑर्डर कम आ रहा है तो मैं बजट बढ़ा दूं ताकि मैं और ऑर्डर ले लूं। तो इसका मैकेनिज्म, प्लेटफॉर्म वाइज डिवीजन और उसके स्पेंडिंग स्केल अप जो करते हैं, स्पेंडिंग इंक्रीज करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा और भाई, अभी आप डिफरेंट ब्रांड्स देखेंगे ना और ब्रांड्स ऑनर से मिलेंगे ना, वो कहेंगे यार मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत अच्छा है, मेरा ROS बहुत अच्छा है, बट मेरी सेल अच्छी नहीं है। ट्रस्ट मी, जब तक आप ये ROS कॉस्ट पर ऑर्डर के चक्कर में फंसे रहेंगे ना, आप अपनी सेल इन्हेंस कर ही नहीं सकते। तो अब आपका सवाल ये होगा कि यार अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर बजट कैसे कंट्रोल करेंगे? यार एक दिन में हो सकता है कि आपका वैसे एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर है 200 रुपये, हो सकता है एक दिन में 1200 रुपये भी हो जाए। लेकिन आप जब तक उस लेवल पे स्केल अपना बजट नहीं करेंगे, आप उस वेस्ट ऑडियंस की तरफ नहीं जा सकेंगे। जब आप अपना बजट कम रखते हैं ना, तो वो आप इतने से सर्कल के अंदर खेल रहे होते हैं। जब आप अपना बजट बढ़ाते हैं ना, तो वो आप इतने बड़े सर्कल के अंदर खेलने लग जाते हैं। कॉस्ट नहीं आ रही होती, लेकिन वो नई ऑडियंस आ रही होती है। वो उस ऑडियंस में एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए कर रहा होता है जो पोटेंशियल कस्टमर नहीं था, या शायद वो नहीं खरीदता था, अब वो खरीद रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बजट्स में सबसे पहले कॉस्ट पर ऑर्डर, ROS को साइड पे रखना है। आप सिर्फ ये बता दें कि यार फॉर एग्जांपल मेरा ये टारगेट है 100 मिलियन का, 100 मिलियन का 5% मेरे बजट पे लगाना है। ठीक है, 100 मिलियन का अगर आप 5% लगाने जा रहे हैं तो 5 मिलियन आपने उसका बजट है। अब 5 मिलियन के हो सकता है कि 1 मिलियन आप 3 दिन के अंदर खर्च करें और बाकी 27 दिन में आप 4 मिलियन खर्च करें। लेकिन वो जो आपने एक दिन में 1 मिलियन खर्च कर लिया है ना, उससे आपकी जो अपर फनल भरेगी ना, वो आपको अगले 4 मिलियन में सपोर्ट करेगी कि आपका कॉस्ट पर ऑर्डर। एग्जैक्टली, हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम डिवीजन ऐसे ही कर रहे होते हैं। और अगर आप इसमें लाइक जो मेरी लर्निंग है वो कि हम अपनी स्पेंडिंग को डे वाइज कैलकुलेट नहीं करें, उसको हम क्वार्टर वाइज एटलीस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमारे 3 महीनों में कितनी स्पेंडिंग करनी है, 3 महीनों के टारगेट्स के। मैं अभी तक जिस भी कंपनी पे गया हूँ ना, गुल अहमद हो गया, मास्टर मल्टीफॉर्म हो गया, TCS हो गया, 24 Hours और PK हो गया, हम रियल स्टेट में हो गए या इस वक्त स्टाइलो में हूँ, हर जगह ट्रस्ट भी जो कंपनी के ऑनर होते हैं ना, उनको सिर्फ एक चीज़ होती है भाई मेरा, और वो आपको एलोकेट भी ऐसे करते हैं कि मेरा मार्केटिंग स्पेंड है लेट्स सपोज 10%, 12%, 5%, X%, Z%। आपने सिर्फ वो परसेंटेज ना सिर्फ मेंटेन बल्कि बदतदरीज उसको कम करना है। लेकिन उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, अपने आप को नहीं लगाना कि यार आज मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर ज़्यादा हो गया तो अब मैं जो है ना बजट अपना रोक लूँ। नहीं, आप जाने दो। और अब ये जो नई अपडेट्स आ रही है ना, ये आ भी इसी वजह से रही है। सारे एल्गोरिदम आपके इस तरफ जा रहे हैं।
आप एक हफ्ते का 100 फॉर एग्जाम्पल एक पेज पे आप 100 रुपये 1000 रुपये लगाते हो, लेट्स सपोज 700 रुपये लगाते हो, तो हफ्ते का बजट हो गया 700 रुपये, 100 रुपये लगाया आपने पर डे और हफ्ते का हो गया 700। तो अब बेटा क्या करता है कि एक दिन में लेट्स सपोज वो 200 लगा देता है, अगले दिन में वो 40 करते हैं, वो एवरेज आपको कहता है 700 ही होगी, लेकिन मुझे खेलने तो दो। ये जो खेलना है ना, ये हर मार्केटर को इस वक्त चाहिए जो एक्सपेक्ट करना चाहता है। जिसने ROS दिखाना है वो तो फिर 77 भी दिखा दे, 21 भी दिखा दे, आपने भी देखे हुए माशाल्लाह 175 भी दिखा दे। तस्वीरें भेज रहे होते थे हमारे ग्रुप पे, ये देखे जी मैंने ROS जो है ना ज़बरदस्त कर दिया। परचेजेस पीछे कितनी होती थी? 5। हम बात कर रहे हैं 50,000 परचेजेस पे ROS 7 रख लो, ठीक है, लेकिन 50,000 परचेजेस के ऊपर रखो, वो एक्सेप्टेबल है। तो इसको जो है ना डिवीजन हमें ऐसी करनी चाहिए। वो ऑनर का जो मैसेज आता है पिछले 1 घंटे में सेल डाउन, उसका क्या करना है? कसम उठा के देख ले, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सेठ सिर्फ 1 महीना 2 महीने आपको जरूर ये कहेगा, लेकिन जब आप उसको इसी थिंकिंग को उसकी परसेंटेज पे ले आओगे ना, फिर वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा आज ROS क्या है। अच्छा उमर भाई, एक और मज़े की बात, ये जो CPL लो और ROS हाई वाला फार्मूला है ना, एक ना एड अकाउंट आया मेरे पास, मैंने अभी लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था। वो कहते हैं जी हमारा तो जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है ना, ये देखें जी हमने कहाँ मेंटेन की। अब जब उनकी कैलकुलेशन की ना, CPA तो उनका बहुत डाउन है, लेकिन जो उनकी ग्रोथ है वो नेगेटिव है। बाज़ जगह ऐसा हो रहा होता है कि आप उन 2 मैट्रिक्स को मेंटेन करने के चक्कर में अपनी जो ग्रोथ है ना उसको रोक के बैठे होते हो कि यार मैंने इसको मेंटेन करना है, भले ऊपर से मतलब मुझे ना 7 का ROS चाहिए, मुझे 6 का ROS चाहिए, भले वो 6 का ROS आपको लॉस दे रहा हूँ, भले वो आपका जो आप कहते हैं मुझे जी इतना 100 रुपये CPA चाहिए, 200 रुपये CPA चाहिए, भले वो 200 रुपये CPA आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा हो। अब वो जो ROS और ये वाले मैट्रिक्स थे ना, मुझे लगता है अभी बहुत पीछे रह गए। अब जो मैट्रिक्स है ना अगला, वो ये है कि आपने अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है, LTV। क्यों? क्योंकि आप स्पेंड करे जा रहे हैं, यूज़र लेके आ रहे हैं, नया यूज़र आया परचेज़ किया चला गया, फिर नया यूज़र आया परचेज़ किया चला गया। यार ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। मैं अपना जो यूज़र मैं एक दफ़ा ले आया हूँ, मुझे अब फोकस ये करना है कि यार मैंने इसी एक यूज़र को बार बार परचेज़ कैसे करवाना है, इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो जब आप ROS और उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, जहांगीर भाई इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब लेट्स सपोज मैं रियल एस्टेट के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने एक प्लॉट बेचा है एक कस्टमर को, अब मैं इस चीज़ पर फोकस करूँ, मैं इसको दोबारा प्लॉट कब बेचूँ या कैसे बेचूँ, तो ये प्रोडक्ट वाइज भी वेरी करता है। आपके जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो या आप काम कर रहे हो, आपको हर सीज़न में नए जूते चाहिए, आपको वेडिंग सीजन में अलग पूरी कलेक्शन चाहिए, एक जूता नहीं होता वो पूरी कलेक्शन होती है, आपको घर के लिए अलग चप्पल चाहिए, आपको बाहर के लिए, ऑफिस के लिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट पे आप इस तरह इन्हिसार कर सकते हो। अब आपकी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं या जो आपकी होम अप्लाइंसेस टाइप चीज़ें हैं, जो दराज के ऊपर ज़्यादा बिकती हैं चीज़ें आपकी, ठीक है, डेकोरेशन पीस हो गया। अब वो कस्टमर उसकी रीबाइंग वाली साइड के ऊपर, जैसे वो पेचकस का सेट दराज ने एक दफ़ा अपनी वो निकाला था कि सबसे ज़्यादा जो इस पूरे साल में प्रोडक्ट बिकी है ना, वो ये 21-in-1 पेचकस का सेट है। अब यार वो एक दफ़ा मैंने ले लिया, तो मैं कितने सेट लेके अपने पास घर पे रखूँगा? ये हमने भी 24 आवर में बड़ा बेचा था। मुझे याद आ गया। अब आपको उस प्रोडक्ट में हर दफ़ा नया कस्टमर चाहिए और रिटर्निंग कस्टमर उसमें नहीं होगा। अब रिटर्निंग कस्टमर को आप क्रॉस कलेक्शन चीज़ बेच सकते हो कि यार मैंने इसको आप सेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, मैंने इसको पेशकश बेचा है, अब मैं इसको पेज भी बेच दूँ, घड़ी बेच दूँ ताकि उसको पेज लगा के घड़ी टांग ले। तो इस तरीके कार से वो डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। अपनी कैटेगरीज को भी इनहेंस करना है और उन्हीं कैटेगरीज को फिर आपने फॉर एग्जांपल एक बंदे को एक दफ़ा एक चीज़ चिपकाई थी, अब अगली दफ़ा दूसरी चीज़ चिपकाएं, तीसरी चीज़ चिपकाएं, चिपकाते रहें, नया बंदा ना लाएं। और भाई कसम से मैं आपको बताऊं, अभी ये वक्त बहुत दूर है, रिटारगेटिंग वाला तो है ही नहीं। 20-25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की। यार ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मुझे एक कस्टमर को एक ही दफ़ा बेचना है, Exactly. बेचना ही नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस टाइम आपका ना तकरीबन को 7-8 करोड़ इंटरनेट यूज़र है, सर मैं 7-8 करोड़ ऑर्डर दे दूँ ना, तो सबसे अमीर बंदा पाकिस्तान का मैं ही हूँ। मैं आपको बताऊं इस टाइम पे अगर एक ब्रांड सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी है ना, तो साल का मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1.5 से 2 मिलियन ऑर्डर कर चुका होगा, या 2.5 मिलियन कर लो, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं आज तक किया। 25 करोड़ है, दुनिया अभी बहुत बड़ी है। मेरा ख्याल है अभी वो वक्त आया नहीं है, और अभी यही है कि आप नया कस्टमर एक्वायर करें। यार हम देखिए कितना हम बेचते हैदर थे। थोड़ा सा ना ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, बट सिर्फ लास्ट चीज़ कि यार ई कॉमर्स का स्कोप क्या है या किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारी जो ऑडियंस है वो 30 साल से नीचे की जो आबादी है ना, वो 70% है। अब इसकी थोड़ी सी वो डिवीजन करें, इसका जो मेजर पोर्शन है ना, वो 16 साल से कम के लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि इस टाइम अभी स्कूल में बैठे हुए हैं। टिकटॉकर्स। अगले 4 से 5 सालों में ये आपकी परफेक्ट ई कॉमर्स की ऑडियंस है, जो कि ये 5G टेक्नोलॉजी में पैदा हो रही है, जो कि गैजेट्स देख रही है, और उसके लिए ई कॉमर्स या ऑनलाइन ऑर्डर करना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अभी भी पाकिस्तान में 2025 में भी बहुत सारे ऑर्डर ऐसे जनरेट हो रहे हैं जो कि कस्टमर अपनी ज़िंदगी में पहला ऑर्डर कर रहा है।
वो गांव देहातों में या छोटे एरिया से वो ऑर्डर, जो टिकटॉक से ऑर्डर आपको आते हैं, और रिटर्निंग देखो यार वो किस एरिया से आ रहे हैं, Exactly. उनके लिए वो ऑर्डर प्लेस करना इज़ अ तफरी, वो शौकिया और जी शौक में है ऑनलाइन मंगाया मैं, ठीक है। तो ये या अवेलेबिलिटी के उस जगहों पे ऐसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो ऑडियंस बन रही है, ये जो ऑडियंस आगे आएगी, वो आपका एक ई कॉमर्स का तो यार अभी टाइम पीक, अक्सर मैं कल परसों भी 1-2 वीडियोस देख रहा था, मैंने कहा ई कॉमर्स का पीक टाइम है, ई कॉमर्स का पाकिस्तान में भी लेस देन 5% सर है। ई कॉमर्स अभी स्टार्ट भी दुनिया 40% में पहुंच गई सर, ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अभी जर्नी बहुत 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 अभी वो जो ई कॉमर्स का बच्चा है ना, वो अभी गोद में है, उसने भी चलना भी नहीं है, रेंगना भी नहीं, दांत भी नहीं निकाले अभी तक उसने। सही। हम आते हैं उमर भाई वापस यार हैदर भाई वापस आने से पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर करें। जी 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 यार तब से रोके रखा हुआ है। सॉरी अच्छा असल में ना वलीद जो है ना, वलीद जरा ना गूगल की तरफ ज्यादा टिल्ट है, तो आज हमने नहीं टाइट कर रहे हैं। नहीं मैं गूगल की तरफ नहीं आ रहा, मैं वापस मेटा की तरफ ही आ रहा हूँ। उमर भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे किया है। बेसिकली ना मसला ये है कि आज भी जो हम लोग स्टूडेंट्स को कोर्सेज करवाते हैं या जो पढ़ाया जाता है उनको ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें यही बताया जाता है, जो 2-3 लेक्चर आते हैं ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो उसमें यही बताया जाता है कि बेटा आपने ROS कैसे देखना है, CPC कैसे लो हाई करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही जो वो पुराने रटे तरीके हैं उसी के ऊपर ही चल रहे हैं। अब द थिंग इज़ डैट कि हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं तैयार कि आपका जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी एवरेज कभी भी 1 दिन या 2 दिन पे नहीं निकलेगी। आपको एटलीस्ट 20 दिन 30 दिन, आपको 1 महीना अपनी ऐड चलानी है, आपको देखना है आप एट द एंड कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप जिस तरह आपने बताया कि जी 5 मिलियन का बजट है, 3 मिलियन आप पहले ही दिन लगा दो, ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला फनल है वो भर जाएगा। अब आपने, मेरा जो आपसे क्वेश्चन है एक आसान अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते भी हैं और आपकी बात भी फॉलो करते हैं, लोगों को ये बताएं कि तोफू मोफू बोफू क्या है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली बात। फिर दूसरी तरफ टॉपिक लेंगे। नहीं टोफू ये नहीं सॉरी वो यार ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा जरा ना। अच्छा चले फेसबुक तुम्हारे सवाल से मैं एक सवाल निकाला, फेसबुक पे एक चीज मैंने तुम्हारी बात से एक बात निकाली है, वो ट्रेनर वाली जो तुमने बात किया ना कि क्यों उनको वो एक और चीज बता दे, सिर्फ सेल्स की कैंपेन चलाना ही इंपॉर्टेंट है या इसके अलावा भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको देख सकते हैं, जिसमें ट्रैफिक और उसके बाद आपका ब्रांड अवेयरनेस आ जाता है, तो क्या हमें इनको भी साथ लेके चलना चाहिए, इसका इंपैक्ट क्या है? अच्छा मैंने ना आपको जैसे फनल की बात की थी, तो फनल का जो अपर एरिया होता है ना, वो सारा भरता ही आपके ओवर मैंने बताया ना कि पहला सवाल होता है ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है, रीच है, सेल्स है, कैटलॉग सेल्स है, XYZ लीड है, ठीक है। तो जब वो सवाल हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर आपको अपने बजट में से, बल्कि ये बजट ना कन्वर्जन और सेल के बजट से हमेशा अलग होगा, ये आपने चलाना ही रीच पे अवेयरनेस से। अच्छा बूस्ट का जो बटन होता है ना, वो बूस्ट का बटन बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने आप को एक्सपर्ट्स कहने वाले, वो बूस्ट का बटन दबा के कहते हैं हमारी सेल नहीं आती। मैं एक जगह पे सेमिनार में बैठा हुआ था, तो वो एक ऑनर था, वो कहता है यार फेसबुक पे तो मैं भी ऐड चला लेता हूँ, मैं वो बूस्ट दबाता हूँ, लेकिन मेरी सेल नहीं आ रही। तो फेसबुक बकवास प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आज हमने बात पहली स्टार्ट की पिक्सल से, और भाई वेबसाइट पे पिक्सल लगाना है, पिक्सल आप लगाओगे, अब पिक्सल की भी अभी अपर फॉर्म्स आ गई है, कैपी आपने लगानी है, अब वो उसके साथ इंटीग्रेट करोगे, तब आपके पास 90 दिन का डाटा उसके अंदर पड़ा होता है, और आपने कन्वर्जन बेस पे आप उसको बता रहे हो ये पोस्ट बूस्ट कर दो, ये सिर्फ लोगों तक फैला दो। अब उसपे फेसबुक पे ना बकरियां चराने वाले का भी अकाउंट है, फेसबुक पे CEO ऑफ द कंपनी का भी अकाउंट है, डिफरेंट वो है। तो जब आप बूस्ट करते हो ना, तो वो उस ऑडियंस की तरफ लेके जाता है जिन्होंने सिर्फ एंगेजमेंट कर दिया है, लाइक वाइक कर दिया, उसको कक समझ नहीं आया इस ऐड के अंदर क्या है, तो उस ऑडियंस को भी दिखाते हैं। लेकिन जब आप कन्वर्जन सेलेक्ट करते हो ना ऑब्जेक्टिव, और विद द हेल्प ऑफ पिक्सेल्स एंड कैपी, तो वो आपके सिर्फ उस ऑडियंस को दिखाता है जिस ऑडियंस ने आपका खरीदना है, जो कि एक सर्कल फेसबुक ने बनाया हुआ है, 20-25% ऑफ द ऑडियंस वो उसी को दिखा रहा होता है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर तुम्हारे बात से बात जो है ना वो निकली थी, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखो जो पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पता है 1 महीने का एवरेज, मेरी ज़िंदगी में मैंने 1 महीने का कितना बजट हाथ से लगाया है, 4.5 करोड़ रुपए। और मैं अपने आप को ये कहते हुए पन्ने खान नहीं बना रहा, 4.5 करोड़ अपने हाथ से प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड करना, लगाना, और उसका ROS लेके आना एक खाला जी का घर नहीं है। और मैं ये नहीं कहता, एजेंसी वालों की बात करें, उमर भाई की बात करें, एडेक्स वालों की बात करें, तो शायद वो एक दिन में 4-4.5 करोड़ में लगा रहे होंगे। तो जिस बंदे ने इतना ज़्यादा बजट लगाया ना, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस हो सकता है। जिस बंदे ने 40,000 रुपये कभी ऐड में नहीं लगाए होंगे ना, तो फिर वो यही कहेगा जी ROS ठीक कर दो। अच्छा मैंने जो चीज़ देखी है आपकी, जो ROS वाली बात है, मैं भी शायद मैं सही हूँ या गलत ये आपने बताया है। मैं जब ऐड रन करता हूँ, तो जब हम बजट सेट करते हैं ना, तो सबसे पहले मार्केटर ही ऐड रन करता है, लेकिन मैं जो देखता हूँ मैं CPC देखता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का CPC सस्ता पड़ता है, मैं मार्केटर को कहता हूँ कि इसकी ना बजट बढ़ा दूँ। अगर हालांकि होता है कि एक दिन ऐड चलती है, मुझे वैसे 7-8 रुपये का एक CPC पड़ता है, अगर मुझे उसका 2-3 रुपये का पड़ रहा हो, तो चाहे मुझे ऑर्डर्स नहीं भी आते, मैं कहता हूँ यार ये वाली ऐड इसका बजट बढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता कि मेरे उस पर आ रहा होता है। और मेरे लिए उस चीज़ में ये हुआ है कि उस चीज़ का जो बाद में रोआस है और जो कन्वर्जन है वो अच्छा रहता है। CPC मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो जब कम पड़ रहा होता तो मैं उस पर रुकता हूँ। तो इस पर
मैंने भी आपसे इसी टॉपिक पे एक सवाल भी पूछा था, आपने आधे सवाल का जवाब दिया, आधा रह गया कि अगर आपको एक तो ये सीपीसी वाली चीज़ भी है, दूसरी चीज़ कि आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पर ऑर्डर या आप क्या पैरामीटर सबसे पहले मेजर कर रहे हो, जिस तरह ने बताया मैं सीपीसी मेजर कर रहा हूँ, तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या पैरामीटर मेजर कर रहे हो, उस पैरामीटर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके बजट को स्केल अप आप किस मैकेनिज्म से कर रहे हो? और भाई ट्रस्ट मी, मैं आपको फिर ये बताऊंगा, मैंने लास्ट टाइम कब आरओएस देखा था, कब सीपीसी देखा था, मुझे याद भी नहीं है, ट्रस्ट मी। और मैं अपनी दर्द भरी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, वहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस थी ना वो बड़ी सस्ती होती है। मतलब फॉर एग्जांपल वो 200-250 रुपये की एवरेज बास्केट साइज होती है, 200, 250, 300, 500 रुपये मैक्सिमम। ठीक है, तो वो कहते थे यार मेरे कॉस्ट पर ऑर्डर जहाँ 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दिन 40 रुपये आया, एक दिन 30 रुपये, एक दिन 21 रुपये, एक दिन 101 रुपये आया। सुबह मैं उठ के आया तो वो कंपेन बंद थी। सेठ ने रात को वो कंपेन खुद बंद कर दी। मैंने जाके कहा रात के कितने बजे बंद की थी? तहज्जुद के टाइम 12 बजे ऐड रिफ्रेश हुआ जी, और 1-1:30 बजे तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद के टाइम। उमर भाई, मैंने कहा सर ये आपने क्यों बंद किया? वो यार हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपये ज़्यादा नहीं है, ये 101 रुपया हो गया था, ये तो मेरा लॉस है, मैं लॉस में क्यों बेचूं? मैंने कहा सर अल्लाह के बंदे एक दफ़ा पीछे देखे तो सही, उसने पूरे महीने में आपको एवरेज क्या दी है? वो एवरेज 23 रुपये थी। आपने 12 बजे वो रिफ्रेश हुआ, 12 से तहज्जुद के टाइम पे कम ट्रैफिक है ना यार, उसने हो सकता है 101 है, लेकिन वो पूरे दिन की एवरेज में उसने 20 रुपये पे आ जाना था, तो हम उसको चलने तो देते। अब आपने इसको बंद कर दिया है। फेसबुक का जो ऐड है ना उमर भाई, इट्स लाइक अ कार। आपको पहला गियर लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में आप फुल थ्रॉटल में जा रहे होते हो, लेकिन जब आपने गाड़ी रोकी ना, आपको दोबारा पहले गियर से चलाना है। तो मैंने कहा सर आपने तो कंपेन की लर्निंग का सत्यानाश कर दिया। तो भाई फिर मैं ये कहूँगा, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सीपीसी मत देखो, आरओएस मत देखो, सिर्फ ये देखो कि मेरा फॉर एग्जाम्पल बजट है 5%, तो उसको 5% में मेंटेन करो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग है ना वो सिर्फ सेल नहीं कर रही, आपकी वो ब्रांड अवेयरनेस कर रही है, लोगों को पता चल रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, फेसबुक पेज पे आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिक रीच भी बन रही है। जिस तरह लास्ट टाइम शेख रोहेल ने बोला था मेरा 40% है, लेकिन जब मैं उसको ये देखता हूँ कि यार उसकी वजह से मेरी अवेयरनेस बन रही है, लोग दुकानों पे जा रहे हैं, जो फार्मेसीज के अंदर जा जाके सुकून खरीद रहे हैं, तो उसकी जब मैं कॉस्ट निकालता हूँ ना तो वो अंडर 10% आ जाती है। ठीक है, और सेकंडली देखिए अंदर जिसने सुकून की बात भी की कि यार ही सेट कि यार 3 साल के लिए मेरा टारगेट ये है कि मुझे ना कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ना मार्केटिंग स्पेंड कंट्रोल करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। 3 साल तक मुझे सिर्फ ब्रांडिंग करनी है। मैं जो 30% या 40% पैसा लगा रहा हूँ, मैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे जितना सेल आ रही है ना वो मुझे बोनस मिल रहा है। ठीक है, मुझे वो सेल चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी ना, अगर हमारा जो ई-कॉमर्स हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यार ये पेज और पिक्सल और ये अब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद की नेक्स्ट फेज़ क्या है कि यार सबसे पहले आपकी प्लानिंग, आपके पास टोटल बजट कितना है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कितना करना है, आपको एटलीस्ट अपने टोटल मार्केटिंग स्पेंड का 20 से 30% बजट स्टार्ट में बर्न करना पड़ेगा। डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। हाँ, प्रोडक्ट क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स पे तो शुरू में ही 10% से भी नीचे है, कहीं में 15% है, कहीं 20%। नॉर्मल बात करते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि यूनिवर्सल हैं। एग्जांपल के तौर पे आईफोन का रेट हर बंदे को पता है, आप उसको 50% ऑफ पे लगा दो, वो तो शायद आधी रात में सब चीज़ें। अब देखो ना, मतलब वलीद अगर एक जगह पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है यार एवरेज मेरे दोस्तों का सीपीसी आ रहा है लेट्स सपोज 450 रुपये, और मैं आईफोन बेच रहा हूँ और मेरा 4500 क्यों आ रहा है यार, बंद करो, मैं कुछ गड़बड़ करो। अल्लाह के बंदे ये भी तो देख कि तेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो वो आप कब जज कर सकते हो? जब आप उसकी परसेंटेज, आपके ये सेल है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, तभी आप कंट्रोल कर। अभी मैं एक क्लाइंट के लिए कुछ अर्सा पहले उनकी मार्केटिंग हमने स्टार्ट की, तो बेसिकली बच्चों वाली चीज़ें बेचती हैं, बच्चों की एसेसरीज ज़्यादा उनके पास है, तो उसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना वो 800 रुपये है। अब उस 800 के हिसाब से उसने माइंड सेट किया, जैसे आपने कहते हैं 100 रुपये का ऑर्डर है, तो उसने कहा मुझे 200 से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं महंगा पड़ना चाहिए। ठीक है, अब हमने जब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की तो हमने उसकी 4-5 प्रोडक्ट्स के ना बकेट बना ली और उस बकेट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अब उसकी एवरेज बास्केट साइज़ है वो 3200। ठीक है, पहले 800 रुपये की एक सिंगल प्रोडक्ट बिकती थी, अब हमने उसको बकल कर दिया 3200, 3800, 3400 इस टाइप के ना हमने कुछ बकेट्स बना दिए और वो बकेट सेल होती हैं अब सिर्फ। तो एवरेज बास्केट साइज़ उसकी बन गया 3200 रुपया। अब वो उस अमाउंट को देख रहा है, यार ये मेरी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। वो ये नहीं देख रहा कि 3200 की भी तो 3200 रुपये भी तो बिक रहा है। आपका जो पहले 10 ऑर्डर आते थे दिन में और 8000 की सेल आती थी, अब उन्हीं 10,000 से आप 40-45,000 की सेल के ऊपर चले गए हो। ठीक है, तो आप जो सिर्फ मैयर करो ना वो है आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल वो पहले डिसाइड कर लो भाई आपके भाई ये है और मैंने उसको। अब वो आसान अल्फाज में फिर वही एग्जांपल वाली बात आ जाएगी, यार कितने रन्स हैं,
कितनी बोले हैं और इसकी एवरेज क्या बन रही है, रन रेट कैसे, रन रेट क्या चल रहा है। अच्छा मैं यार ये डिस्कशन में फिर कहूंगा कि ये एक बैठक के अंदर नहीं हो सकती, हमें 4-5 करनी है। अभी टाइप्स ऑफ मेटा एड्स क्या है, कौन सा इफेक्टिव है, किस कैटेगरी में कितना अच्छा, है, एक और टॉपिक निकला है ब्रांडिंग का, उस पे भी किसी उस पे भी ब्रांडिंग में भी अच्छा, तो- प्राइवेट लेवल मैं और भाई खत्म करूंगा हम आपसे खत्म और करने से पहले जल्दी से। कैमरा ऑफ हो, फिर इंतजार करें, फिर ऑन करें, फिर टॉपिक से स्टार्ट नहीं 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 और भाई 23% है, मैंने चेक किया। हाँ नहीं वो खत्म हो गया, गर्म भी हो जाता है। नहीं ये गर्म नहीं होता, ये मैं क्या वाला। अच्छा उमर भाई आखिरी एंड्रोमेटा के ऊपर हम बात करते हैं कि जब से टॉपिक आज का था ये आखिरी लास्ट एंड्रोमेटा के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं और उसके बाद फिर जहांगीर आप बताओ और उसको फिर हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। वो किसी घर में मान जाते हैं ना तो 4 घंटे बिठाई रखते हैं, जिसमें जिक्र निकल रहा होता है, खाना तो खा लो। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अच्छा, इसलिए अच्छा, क्योंकि इस भाई- टाइम पे सबका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हर एक देखिए, का बहुत- रिजल्ट बहुत- जितनी भी बहुत- बातें हमने अभी की है वो सारी उल्टी पड़ गई है। हाँ देखिए, बहुत शॉर्ट में जो अपडेट है वो बेसिकली ये है कि आपकी टारगेटिंग, आपकी जो आपको लगता है कि यार इस ऐड को आप इस ऑडियंस को दिखाओ या आप इसकी लोकेशन वाइज टारगेटिंग करो, वो चीज़ें मेटा ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। और ये इसने स्टार्ट किया था, जो आपकी एडवांटेज प्लस कैंपेन थी वो पहला स्टेप था। अभी एक दूसरा स्टेप आ गया उसमें कि आपकी वो टारगेटिंग को और उन सब चीज़ों को उड़ा के बिल्कुल साइड पे कर देगा। कंटेंट इज़ द विनर, कंटेंट इज़ द किंग। अब आपकी जो प्लेसमेंट ऐड की होगी ना, वो आपकी कंटेंट बेस के ऊपर होगी। कंटेंट को मेटा स्टडी करेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव कंटेंट है, वो नेगेटिव कंटेंट है। एग्जांपल के तौर पे आईफोन लॉन्च हुआ तो आईफोन के ऊपर 2 कैंपेन्स बनी। एक कैंपेन ये चल रही है कि यार ये क्या नीला पीला रंग बना दिया, पिछली ही चीज़ें हैं, बस वो थोड़ा सा शक्ल चेंज कर दी, जिसके ऊपर मैंने ऑनेस्टली वीडियो ऐड देखे हैं, ठीक है, कुछ वो इंडियंस और वो दुबई वाली साइड के ऊपर ऐड चला रहे थे कि यार एक बंदे के यहाँ पे लिखा हुआ है 15, वो 18 और ऊपर 16 चिपका दिया, 16 लिखा हुआ है और 17 और कहते अभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। ये है नेगेटिव मार्केटिंग, ठीक है। अब उसकी पॉजिटिव मार्केटिंग क्या है कि यार एक बंदा बता रहा है कि यार 16 में ये कैमरा था और अब 17 में ये नई चीज़ आ गई, ये नया टेक्नोलॉजी फीचर आ गया, ये जो एप्पल ने अपना लॉन्च किया इंटेलिजेंस, वो किस तरीके से काम करेगा। तो 2 किस्म के आपके कंटेंट है। अब आपके कस्टमर को जो ऐड आपका दिखेगा वो इस कंटेंट की बेस के ऊपर दिखेगा। आप जूते बेच रहे हो, किस क्वालिटी का जूता है, आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, जूता आपकी वीडियो में किस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, कैसे नजर आ रहा है। तो और आपके ये सारी content- चीजें तो अच्छी हैं, फिर इस वक्त बजी क्यों पड़ी है यार बजी हर एक की सत्यानाश की हो देखिए, गया, वो बजी- रिजल्ट नहीं आ बजी रहे, इसलिए बड़ी है। सुबह बैठे हुए होते हैं, देखते हैं हाँ आज सेल फिट होगी, रात को देखते हैं बेड़ागर को। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ सर। बजी इस टाइम इसलिए हुई है कि जब रोल आउट सही नहीं हुआ। जब आपका मौसम चेंज होता है ना, तो सबको नज़ला, बुखार और वो बीमारियां फैलती हैं, तो ये मौसम चेंज हो रहा है। आपने मेटा ने क्या किया था, पाकिस्तान और हमारे ये साउथ एशिया रीजन में, कि यार इसको बहुत स्लो आउट इसने रोल करना शुरू किया यूरोपियन साइड पे और अमेरिकन साइड के ऊपर। ये पिछले साल दिसंबर का लॉन्च हुआ है, ठीक है, हमारे तक अभी पहुंचा। हमें इसने कैसे लॉन्च किया कि यार ये सुबह ना इसको इस सिस्टम पे डाल दो, ठीक है, तो मौसम एकदम सर्दी से गर्मी हो गया तो आवाम को बुखार और वो चीज़ें होगी। बट ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है, हमारे रीजन में भी मुझे लग रहा है बहुत उनके time से चल रहा है। एल्गोरिदम सही काम नहीं कर सर एल्गोरिदम इस टाइम काम नहीं कर रहे, खुद भी पागल हो गया है मेरी कि सर क्या मेरी हमने कर मेटा दिया। के साथ भी जो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी हुई थी और 20 अक्टूबर के बाद से सत्यानाश जो हो कॉल गया। के ऊपर भी डिस्कशन बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था आपका 22-23 से बजनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई थी ओवर द कॉल, मेटा टीम इस टाइम खुद परेशान है कि यार हमारे जो एड सर्विंग पाकिस्तान में होने चाहिए वो इंडिया या बांग्लादेश में हो रहे हैं, हमें आउट रीजन में आपके एड सर्व हो रहे हैं। मेटा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। आपने क्या किया, अब बजट कम से तो बढ़ा के भी देखा। हाँ, अब बजट कम से नुकसान उनको है, उनके टारगेट्स हैं, उनको सिस्टम रन करने के लिए यार इतना पैसा पाकिस्तान से चाहिए, अब वो इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सिर्फ हमारी नहीं बची हुई, वो आग दोनों तरफ लगी हुई है कि यार उनको पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने सर्वर एलोकेशन एग्जांपल के तौर पे कि यार ये रिसोर्सेज अपने लगाए हुए हैं पाकिस्तान के फेसबुक को, मेटा को चलाने के लिए। उसका खर्चा कहाँ से पूरा ना, ऐड से। आपको स्टाइलों में ऑर्डर नहीं आ रहे, नहीं आपको तो आ रहे हैं, हम जैसे लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे, हमने अपना बजट कम कर दिया। अब उनको टेंशन है कि यार इन्होंने अपना बजट कम कर दिया है क्योंकि इनको रिजल्ट नहीं आ रहे, अब अपने सिस्टम को ठीक करना है, इनको ऑर्डर आना शुरू हो गए तो ये अपने बजट को इन्हांस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइम के जो हालात हैं और वो चीज़ें हैं। और जो अपडेट के मैंने आपको बताया कि यार वो एडवांटेज प्लस का बेसिकली उसका पहला कदम वो यही था और ये लास्ट टाइम भी हमने लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे हाँ ज़्यादा। हैदर भाई लास्ट टाइम भी हमने जबरदस्ती उन्होंने कहा, आप लगाओ। लास्ट टाइम भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि यार फेसबुक बेसिकली जो चाहता है एड कैंपेन में वो ये है कि आप फेसबुक को बताओ कि यार मेरे पास इतना बजट है डेली लगाने के लिए, ये मेरी वेबसाइट है, इस एरिया में मुझे दिखाना, और एरिया कंट्री वाइज पूरा आपको सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे पाकिस्तान में अपने चीज़ों को बेचना है। वो इसमें आपने जेंडर पूछना है कि यार मेल को दिखाऊं, फीमेल को दिखाऊं, ना एज पूछना है, ना टारगेटिंग पूछनी है कि यार ये नेटफ्लिक्स देखता है या नहीं देखता, ठीक। और चलो बहुत सारे हमारे ना, हाँ बहुत सारे हमारे लोगों में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये भी बैठ चुके हैं, यार ये ऐड उन लोगों को दिखाओ जो नेटफ्लिक्स देखते हैं,
ठीक है, और या नेटफ्लिक्स देखते हैं तो ये उनके ऊपर फ़र्ज हो गया कि उन्होंने ऑनलाइन बाइंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह की पैरामीटर्स और ये टारगेटिंग और ये सारी चीज़ें उसने निकाल देनी है। बिल्कुल ठीक। आपका इस टाइम जो एड सर्विंग होगी वो आपके कंटेंट की बेस के ऊपर हो रही है कि यार आपका कंटेंट क्या है और वो किस क्वालिटी को या किस नीश को टारगेट कर रहा है। तो अपने कंटेंट के ऊपर आप बिल्डअप करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जहांगीर बस 2-3 प्रैक्टिसेस बता दो कि एंड्रोमेटा की वजह से क्या अब हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए ताकि उसको अपनाते हुए हम इस नए अपडेट के ऊपर अपने आप को भी ला सकें। सबसे पहले तो जो आपका कंटेंट है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। वो जो पुराने रंग बिरंगे नीले पीले एड्स होते थे अब वो नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अब आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने क्रिएटिव्स पे करना है। अच्छे क्रिएटिव्स बनाएं। एक कैंपेन के अंदर आपको अभी जो मेटा की तरफ से रिकमेंडेड है वो ये है कि 15 से 20 क्रिएटिव्स एक कैंपेन में आपने उसको 15 से 20 क्रिएटिव। यस, अगर आपने अच्छा, अब उसमें वो करेगा क्या? और वो भी मुख्तलिफ होने चाहिए, मतलब कैरोसेल, डीपीए, वीडियो, इसकी वेरिएशन इसकी वेरिएशंस होनी चाहिए। डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करें, डिफरेंट CTAs यूज़ करें, डिफरेंट तरह की टोन यूज़ करें। किसी में आप थोड़ा सा फोमो क्रिएट करें, किसी के अंदर थोड़ा सा आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कुछ इस तरह के। अब वो क्या करेगा, वो आपसे 15-20 क्रिएटिव्स लेगा, हर क्रिएटिव को टेस्ट करेगा। अब जिस क्रिएटिव पे उसको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे होंगे ना, वो उसको बूस्ट करना शुरू कर देगा, बाकियों को वो कह देगा कि जी इनको रोक दें। अभी अब आपने एक क्रिएटिव दिया हुआ है, उसके ऊपर उसकी लर्निंग ही नहीं पूरी हो रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो दिखाना शुरू करता है, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, बुरे रिजल्ट्स हैं, कहाँ दिखाऊं कहाँ नहीं दिखाऊं। वो क्रिएटिव फटीग का शिकार हो जाता है बहुत जल्दी। अब आपने उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स देने शुरू करने हैं, हेडलाइंस और वो जो आप प्राइमरी टेक्स्ट के वर्जन्स थे, अभी उसने ऑप्शन दिया था कि भाई आप ऑटो ऑन कर दें, वो खुद ही बना के दिखा दिया करता था। अब वो आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि वो होती है ना परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर, वो आपको बोलता है कि मुझे 15 ये दो, 10 ये दो, 10 वो दो, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन उसकी एक वो है। आप नहीं देते, वो कैंपेन नहीं रन करता। मेटा भी अब यही कह रहा है कि ये करो, गूगल ने तो कर दिया था, अब ये कर रहे हैं। तो आपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह वैसी होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा कंटेंट को फोकस करना शुरू करें, बेहतर करना शुरू करें। बड़ा गंदे टाइम में उन्होंने किया यार। नवंबर इज अ पीक सीजन फॉर एवरी ब्रांड और उससे पहले ही सत्यानाश कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि जितना जल्दी हम अपने आप को हाउस इन ऑर्डर कर लें और चीज़ें बेहतर करना शुरू करें। मुझे भी बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे मैसेज आना शुरू हुए कि यार हमारी सेल्स अक्टूबर के आखिरी वीक से बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई। उनके लिए भी मैसेज है कि आपने क्रिएटिव्स पे ध्यान देना है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत से लोग टारगेटिंग करके ये जी मुझे वो नेटफ्लिक्स वालों को ऐड दिखाना है, उसको ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, ब्रॉड ऑडियंस को ऐड दिखाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना ब्रॉड रखेंगे, जितने ज़्यादा क्रिएटिव्स होंगे, गूगल के मेटा के पास उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी कि वो टेस्ट कर सके और आपको आपका बेस्ट क्रिएटिव ला के दे सके। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वो आपसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है किसको ऐड नहीं दिखाना, किसको नहीं दिखाना है। तो ये वाली चीज़ आप मेटा के ऊपर छोड़ देंगे, वो डिसाइड करे आप, और अपने सर से आप इस बर्डन को निकाल दें। मेटा की डिस्कशन जी कंटिन्यू रहेगी आज ही। कुछ गूगल ने ये काम बहुत पहले कर दिया था, जैसे वो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो आपसे कहता था कि इतने मिनिमम मुझे एड्स दो, इतनी मिनिमम वीडियोस दो, इतनी वो दो, और फिर उसमें वो बताता भी था कि ये बेस्ट है, इसको रखो, बाकियों को निकाल इस तरह का और कर दो। तो अब ये डंडे के जोर पे मेटा भी करवाएगा। तो जी मेटा की डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक बैठक में नहीं हो सकता, हालांकि ये बैठक शायद हमारी इस बैठक की सबसे बड़ी बैठक होगी, बट बहुत अच्छी डिस्कशन रही है इसके अंदर। और इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड में हम और अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। एंड्रोमेटा के ऊपर भी हमने डिस्कशन की, हमने क्या एलिमेंट्स होते हैं, पेज, बिजनेस मैनेजर, उसके ऊपर भी डिस्कस किया। कॉस्ट पर ऑर्डर देखना है नहीं देखना है, ROS करना है नहीं करना है, दराज के ऊपर आपको जाना है या खुद से वेबसाइट बनानी है, किस बास्केट साइज को आपने जो है ना देखना है, कौन से किस्म के एड्स लगाने हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन हुई। आज की पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त थी, ये बैठक बड़ी ज़बरदस्त थी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।